हेलो, राधे राधे एवरीवन। आज हम HSSC साइंस सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम जो साइंस का पोर्शन रहेगा, ग्रुप डी हो चाहे ग्रुप सी हो, ग्रुप डी और ग्रुप सी मेंस, जितनी भी साइंस की टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है वो सारे टॉपिक हम इस सीरीज़ के अंदर शुरू करेंगे। कोशिश करेंगे कि एक एक क्लास में सारे मेंस टॉपिक को कवर कर पाएँ। तो आज का हमारा चैप्टर हो गया न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? वो पोषण जो हम लेते हैं ताकि उससे हम एनर्जी गेन कर सकें और अपने शरीर को काम में ला सकें। वो पोषक तत्व जिनको ग्रहण करके हमारा शरीर जो ऊर्जा उत्पन्न करेगा, उस ऊर्जा को हम अब यूज़ करेंगे हर छोटे से छोटे काम के लिए और हर बड़े से बड़े काम के लिए। तो वो होगा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को दो कैटेगरी में बांटा गया है, माइक्रो न्यूट्रिशन एंड मैक्रो न्यूट्रिशन। माइक्रो न्यूट्रिशन वो होते हैं जो हम लेस क्वांटिटी में लेते हैं, थोड़ी मात्रा में लेते हैं, और मैक्रो न्यूट्रिशन वो होता है जो हम लार्ज क्वांटिटी के अंदर लेते हैं, ज़्यादा मात्रा में लेते हैं। माइक्रो न्यूट्रिशन के अंदर हो जाएंगे मिनरल्स, विटामिन। मैक्रो न्यूट्रिशन के अंदर हो जाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन। इस सीरीज़ के इस क्लास के अंदर बेसिकली हम इन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि हमारे शरीर में हर एक पोषक पदार्थ का क्या मेन रोल है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो हम पोषण प्राप्त करने वाले हैं वो हम किस किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में। तो दो तरीके होते हैं, एक ऑटोट्रोफिक, दूसरा हेटरोट्रोफिक। ऑटोट्रोफ का मतलब होता है स्वपोषी या स्वपोषण। हेटरोट्रोफ्स का मतलब होता है परपोषी। जो खुद अपना भोजन बना लेते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं, और जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं वो परपोषी कहलाते हैं। तो जो ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है या जो स्वपोषी हैं वो किस तरीके से अपना भोजन बनाएंगे? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस में क्या है? सूर्य प्रकाश संश्लेषण। जैसे पेड़ पौधे सूर्य से आने वाली किरणों को ग्रहण करके वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेके, मिट्टी से पानी लेके जो खुद के लिए भोजन तैयार करते हैं वो कहलाता है फोटोसिंथेसिस। तो जो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया है या सूर्य प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है वो कौन कौन से जीव हैं जो कर पाते हैं? उनमें से आ जाएगा एल्गी, जिसको हम कहते हैं काई, प्लांट्स जो पेड़ पौधे होते हैं, और ब्लू ग्रीन एल्गी। जो ये ब्लू ग्रीन एल्गी है इसका दूसरा नाम है साइनोबैक्टीरिया। इसका क्या मतलब है? ये बैक्टीरिया है, ये कोई प्लांट नहीं है, ये कोई प्रॉपर एल्गी नहीं है, लेकिन ये एक बैक्टीरिया है जो कौन से किंगडम के अंदर आता है? मोनेरा किंगडम। जब हम किंगडम चैप्टर करेंगे जिसमें हम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट और एनिमल जो मेजर 5 किंगडम होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे मोनेरा किंगडम के बारे में। लेकिन अभी के लिए जो ब्लू ग्रीन एल्गी है जो एक बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया होने के बावजूद भी ये प्रकाश संश्लेषण कर पाती है। साइनोबैक्टीरिया का जो दूसरा नाम होगा वो हो जाएगा PPLO। ये जो PPLO है ये पूछा गया है बहुत बार एग्जाम में कि साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या है। अच्छा, अगर पूछ ले फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ये तीनों करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो भोजन बना पाता है वो कौन होगा? वो होगा एल्गी। उसके बाद होगा प्लांट्स, और फिर होगा ब्लू ग्रीन एल्गी। मतलब यही है कि जो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस या सूर्य प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया देखी जाएगी वो देखी जाएगी एल्गी के अंदर, उसके बाद पेड़ पौधों के अंदर, उसके बाद ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर। ये था हमारा ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जब हम सूर्य प्रकाश संश्लेषण के थ्रू भोजन प्रिपेयर करते हैं, हम मतलब कोई भी जीव।
और मेनली एल्गी, प्लांट और ब्लू ग्रीन एल्गी। फिर आता है हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जब कोई जीव जंतु अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करता है उसको ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कह देते हैं, या परपोषी। पर और पोषी, जो पोषण के लिए परायों पर निर्भर करे वो परपोषी कहलाते हैं। तो उनमें आएंगे हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। हार्बीवोरस वो होते हैं जो मेनली वेजीज, जिसमें पत्ते हो गए, घास होगी, इनका सेवन करें। कार्निवोरस वो होते हैं जो मीट का सेवन करें। ओमनिवोरस वो होते हैं जो वेजीज के साथ साथ मीट भी एज ए डाइट लेते हैं। तो ये टर्म है, ये भी पूछी गई है किस टाइप से, कि विच ऑफ द फॉलोइंग, या निम्न में से कौन सा जंतु है जो कॉर्निवोरस है, मतलब जो मीट का भक्षण करता है। इस तरीके से ये पूछे गए हैं। ये था हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि हम जो पोषण लेते हैं वो किस किस तरीके से लेते हैं। फिर बात करते हैं ऑटोट्रॉफ की। ऑटोट्रॉफ जो स्वपोषण है या जो स्वपोषी हैं उसके बारे में। जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं वो ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं। अच्छा, ये अपना भोजन किस के थ्रू बना पाते हैं? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। फोटोसिंथेसिस के थ्रू, सूर्य प्रकाश संश्लेषण जिसको कह देते हैं। सूर्य प्रकाश संश्लेषण में क्या चीज़ें रहती हैं? जो पेड़ पौधे हैं वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, जो मेनली ह्यूमन या एनिमल्स के द्वारा छोड़ी जाती है। फिर रूट्स के थ्रू सोइल से पानी उठाएंगे। सनलाइट की प्रेजेंट में क्या बना देंगे? ग्लूकोज बना देंगे और ऑक्सीजन रिलीज कर देंगे, जिसको ह्यूमन रेस्पिरेशन के थ्रू अपनी बॉडी में ग्रहण कर लेते हैं। राइट। तो ये जो पूरी इक्वेशन है, इसी को हम फोटोसिंथेसिस इक्वेशन या रिएक्शन कह देते हैं, या सूर्य प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके ग्लूकोज बन गया। मतलब ये किस टाइप की रिएक्शन हुई? ये हुई एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक का मतलब है जब दो छोटे छोटे चीज़ें मिलके एक बड़ी चीज़ का निर्माण कर लेते हैं, वो होता है एनाबॉलिक प्रोसेस। और वहीं कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है? जब एक बड़ी चीज़ दो छोटी छोटी चीज़ों में टूट जाए तो वो कहलाती है कैटाबॉलिक। जैसे रेस्पिरेशन चैप्टर करेंगे तब कैटाबॉलिज्म के बारे में बात करेंगे। तो फोटोसिंथेसिस का पहला पॉइंट क्या हो गया? ये एनाबॉलिक प्रोसेस है। दूसरा, यहाँ जो सन है इसकी एनर्जी लीव्स के द्वारा एब्जॉर्ब की जा रही है। इसका क्या मतलब है? जो लीव्स है वो सन एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं। जहाँ पे एनर्जी यूज़ की जाती है रिएक्टेंट में ही यूज़ की जाती है। रिएक्टेंट, ये हो गया रिएक्टेंट और ये हो गया प्रोडक्ट। तो जहाँ पे एनर्जी रिएक्टेंट के में ही यूज़ की हो रही होती है उस रिएक्शन को कहते हैं हम एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। थर्मिक का क्या मतलब है? या तो हीट या कोई एनर्जी। एंडो, जिसको जो रिएक्शन किसी हीट या एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, रिएक्टेंट में ही यूज़ करती है, वो रिएक्शन कहलाती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। वहीं जब एनर्जी, यहाँ मान लो यहाँ एनर्जी रिलीज हो रही होती, एनर्जी वातावरण में रिलीज हो रही होती या किसी भी रूप में एनर्जी रिलीज हो रही होती है तो वो कहलाती एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। अगेन जब हम रेस्पिरेशन चैप्टर करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कैटाबॉलिज्म और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तीसरा, जो लाइट एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? केमिकल एनर्जी के अंदर। कोई पूछ ले जो लाइट एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? केमिकल एनर्जी के अंदर। राइट। फोर्थ क्या बात हो जाएगी इसके बारे में? जो ये एक प्रोसेस है, जो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, ये रिवर्स प्रोसेस है किसका? रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन का रिवर्स प्रोसेस है।
जब हम रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो हम इन दोनों को एज ए रिएक्टेंट लेंगे और ये प्रोडक्ट बनेगा। वहाँ पे जो ये एनर्जी एब्जॉर्ब, यहाँ तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, वहाँ पे क्या करेगी, एनर्जी रिलीज करेगी। और ये तो होगा नहीं, मतलब लीव्स वहाँ पे होंगे नहीं। तो सेम इक्वेशन को हम रेस्पिरेशन चैप्टर में भी पढ़ेंगे। तो ये हम कह सकते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो रेस्पिरेशन का रिवर्स रिएक्शन है। जो हम श्वसन की रिएक्शन पढ़ेंगे, अभिक्रिया पढ़ेंगे, उसका उल्टा प्रोसेस है क्या, फोटोसिंथेसिस, राइट। फिफ्थ, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि जो ऑक्सीजन जो रिलीज हुई है नेचर के अंदर, ये ऑक्सीजन जो नेचर के अंदर रिलीज हुई है, ये कौन से मॉलिक्यूल से रिलीज हुई है। ये जो नेचर में रिलीज हो रही है ये कार्बन डाइऑक्साइड से निकली है या वाटर मॉलिक्यूल से निकली है। तो ये ऑक्सीजन हमें वाटर मॉलिक्यूल से मिलती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है डी ग्रुप के अंदर भी, राइट। 6 पॉइंट क्या हो जाएगा, इसी फोटोसिंथेसिस के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, जब किसी के साथ ऑक्सीजन अटैच होती है या ऐड होती है या अटैच होती है, वो प्रोसेस कहलाता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब हिंदी में ऑक्सीकरण। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन में एक पॉइंट तो ये हो गया कि ऑक्सीजन ऐड होती है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका लॉस हो रहा होता है। मतलब इस रिएक्शन में या ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो लूज कर जाएगा। कैसे याद करेंगे कि इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, ऑक्सीडेशन हम या ऑक्सीजन ऐसे लिखते हैं O2 पॉजिटिव, सॉरी 2 नेगेटिव। तो ये नेगेटिव, या बस ये एज ए आइडिया कि नेगेटिव मतलब निकल गया, कम हो गया, लूज हो गया। 7वां पॉइंट क्या याद करेंगे फोटोसिंथेसिस में, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड थी इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन, रिडक्शन का क्या मतलब है, कमी आना या कमी अभिक्रिया। तो इसके भी 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, इसमें जब हाइड्रोजन ऐड होती है या अटैच होती है उसको कह देते हैं हम रिडक्शन। दूसरा पॉइंट क्या होगा, रिडक्शन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऐड होता है। ये पॉइंट भी काफ़ी बार पूछा गया है कि जो ऑक्सीडेशन होता है वो वाटर का होता है या कार्बन डाइऑक्साइड का, वहीं जो रिडक्शन होता है वो वाटर का होता है या कार्बन डाइऑक्साइड का। फोटोसिंथेसिस के बारे में हमने बात कर ली। अच्छा, फोटोसिंथेसिस जो ये रिएक्शन होती है वो किस किस टाइप से होती है। तो ये जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है वो लाइट के अंडर भी होती है और अंधेरे में भी होती है। मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन लाइट के अंडर भी बना सकते हैं और जब लाइट प्रेजेंट नहीं है तब भी बना सकते हैं। कैसे, देखो, जब लाइट रिएक्शन की बात होती है तो इसमें फोटोलिसिस ऑफ हाइड्रोजन होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। जो वाटर मॉलिक्यूल था वो फोटोलिसिस होगा। फोटो का क्या मतलब होता है, लाइट एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी, या जो सूर्य से जो एनर्जी आ रही है वो हम फोटोन गिनते हैं। मतलब जैसे मान लिया ये 1 यूनिट एनर्जी है जो सन ने दी है, तो इसको हम, ये मतलब ये एक पैकेट है एनर्जी का, इसको हम फोटोन बोल देते हैं। तो जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका फोटोलिसिस हो जाता है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। लाइट रिएक्शन में फोटोलिसिस ऑफ हाइड्रोजन होगा और जो बचती हुई जो सारी रिएक्शन है, फोटोलिसिस लाइट रिएक्शन की हो गया, साथ हो गया। और जो जब ये टूटने के बाद इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच होगा या रिएक्ट करा के जब ग्लूकोज देगा, वो सारी रिएक्शन के लिए हमें लाइट की ज़रूरत नहीं होती। तो वो सारा पार्ट किस में चला जाता है, डार्क रिएक्शन के अंदर। तो लाइट रिएक्शन में बस वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा, बाद का काम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उसको क्या करना है, ग्रीन कलर्ड पिगमेंट जो पत्तों के अंदर है उसको क्या करना है, वो सारी चीज़ें डार्क रिएक्शन में भी हो जाएंगी।
तो उसके लिए लाइट की ज़रूरत होना इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, राइट। ये हो गया इसका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो लाइट रिएक्शन होती है उसके लिए ग्रेना का होना जरूरी है, या ग्रेना में ही लाइट रिएक्शन हो पाती है। ग्रेना क्या चीज़ है, इधर हमने देखी जो ये लीव है इसके अंदर एक ग्रीन कलर्ड पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। इस क्लोरोफिल की मैं बात करूं तो किसमें प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। जब हम सेल पार्ट करेंगे या सेल ऑफ द बॉडी या सेल ऑफ द प्लांट टॉपिक में पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि क्लोरोप्लास्ट नाम का भी सेल होता है जो प्रेजेंट होता है प्लांट्स के अंदर। तो क्लोरोप्लास्ट जो सेल है वो क्लोरोफिल कंटेन करता है, मतलब उसके अंदर क्लोरोफिल होता है जिसका कलर कैसा होता है, ग्रीन। और इस क्लोरोफिल के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, एलिमेंट। इस क्लोरोफिल में एलिमेंट जो प्रेजेंट होता है वो होता है मैग्नीशियम। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि जो क्लोरोफिल है उसमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, वो हो जाएगा मैग्नीशियम, ठीक है। तो ये क्लोरोप्लास्ट सेल थी उसमें क्लोरोफिल था। क्लोरोफिल के पार्ट हो जाएंगे स्ट्रोमा, ग्रेनम, थाइलोकॉइड। तो ग्रेना क्या होता है, जब ये बहुत सारे थैलेनुमा स्ट्रक्चर एक ढेर बना लेते हैं तो वो एक ग्रेना कहलाता है। और जब बहुत सारे ग्रेना इकट्ठे हो जाते हैं जब बहुत सारे ग्रेनम इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको बोल देते हैं ग्रेना। मतलब ग्रेनम का प्लूरल या जिसको हम बोले बहुवचन क्या होगा, ग्रेना। तो जो लाइट रिएक्शन है वो ग्रेना में टेक प्लेस करेगी और जो डार्क रिएक्शन है वो कहाँ काम करेगी, स्ट्रोमा के अंदर। स्ट्रोमा क्या है, जैसे अपने सेल के अंदर प्लाज्मा भरा हुआ होता है, वैसे प्लाज्मा क्या है, मेनली वाटर और कुछ मिनरल्स। वैसे ही जो स्ट्रोमा है वो लिक्विड पार्ट होता है क्लोरोफिल का। तो डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में टेक प्लेस करेगी। लाइट रिएक्शन का थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, इसी रिएक्शन को हिल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। और वहीं डार्क रिएक्शन को हम केल्विन साइकिल के नाम से जानते हैं। क्यों, क्योंकि केल्विन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डार्क रिएक्शन के बारे में बताया कि जो सूर्य प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है वो अंधेरे में भी हो सकती है। जो पौधे हैं वो अपना भोजन अंधेरे में भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वो लाइट में ही हो। लाइट के लिए बस पहले स्टेप की ज़रूरत पड़ती है कि जो वाटर का फोटोलाइसिस होगा वो सिर्फ लाइट में होगा, बचती हुई जो अभिक्रिया होगी वो डार्क में भी हो सकती है या अंधेरे में भी हो सकती है। डार्क रिएक्शन को एक और नाम से बुला देते हैं, वो कहेंगे C3 पाथवे। C3 पाथवे का क्या मतलब है, जो ये रिएक्शन हो रही थी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में एक 3 कार्बन कंपाउंड बनता है और जो ये 3 कार्बन कंपाउंड है ये स्टेबल होता है। तो ये जो स्टेबल 3 कार्बन कंपाउंड है उसके लिए C3 का यूज़ हुआ है। तो डार्क रिएक्शन को हम C3 पाथवे भी कह देते हैं। कैसे याद रहेगा कि जो हिल रिएक्शन है वो लाइट के अंदर है और जो केल्विन है और C3 पाथवे है वो डार्क के अंदर है। तो हम एक ट्रिक लगा लेते हैं कि D और C या फिर C और D, जो डार्क रिएक्शन होगी उसको केल्विन या C3 पाथवे बोल देंगे। और लाइट रिएक्शन को कैसे याद रखेंगे, बचपन में हम एक ड्राइंग बनाते थे पहाड़ और सन। मान लो यहाँ पे कोई इंसान है, इसको चुल है कि सन को जाके पकड़ना है, तो इसको ये पहाड़ क्रॉस करना पड़ेगा लाइट को पकड़ने के लिए। तो हिल पे चढ़ना पड़ेगा, इस पहाड़ी पे चढ़ना पड़ेगा। तो क्या कैसे याद कर लेंगे हम इसको कि लाइट रिएक्शन को हिल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। लाइट रिएक्शन में क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका हुआ था, वाटर मॉलिक्यूल का। और डार्क रिएक्शन में क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन किसका हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये फोटोसिंथेसिस लाइट में भी हो सकता है और डार्क में भी हो सकता है, उस चीज़ के बारे में बात हुई है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि डार्क रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है, या डार्क रिएक्शन में रिडक्शन होता है या ऑक्सीडेशन होता है।
इस टाइप से। अब फोटोसिंथेसिस रिलेटेड ही कुछ और पॉइंट है जो हम डिस्कस कर लेते हैं। लाइट का यूज़ किया गया था एज अ एनर्जी, इसीलिए हमने इसको कैसी रिएक्शन बोला, एंडोथर्मिक। जो एनर्जी को यूज़ कर रही है, लाइट का यूज़ हुआ था। जो ये लाइट होती है जो फोटोसिंथेसिस में यूज़ होती है, उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, ये सारी चीज़ें हम वेव चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे जो फिजिक्स का पार्ट है। बट ये पॉइंट याद रखना है क्योंकि ये आज के टाइम में जो क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं उनमें बहुत पूछा जा रहा है। जो रिसेंट एग्ज़ाम होते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम, उनमें तो वेवलेंथ होती है 4000 to 7000 एंगस्ट्रम। दूसरी, ये तो हो गया पहली बात, लाइट के बारे में बात करें तो। दूसरा, जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है वो कौन सी लाइट के अंदर होता है, वाइट, रेड, ग्रीन या नन। तो जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगा, अगर ऑप्शन में वाइट लाइट है तो प्रेफरेंस इसको देनी है, रेड और ब्लू है तो रेड ब्लू को देनी है, और रेड ब्लू को ना देके और वाइट ना देके रेड दे तो उसको देनी है। ग्रीन के अंदर फोटोसिंथेसिस मिनिमम होता है या ना के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा एक लीव है, लीव वो खुद से ही ग्रीन है क्योंकि इसके अंदर ग्रीन कलर्ड पिगमेंट क्या है, क्लोरोफिल। ये पहले से ही ग्रीन, और इसके ऊपर मैं ग्रीन लाइट ही डालूं तो ये पत्ता क्या करेगा, इस ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। इसने तो ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट कर दी, लेकिन बात हो रही है एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की, लेकिन इसने तो रिफ्लेक्ट कर दी। तो जब ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर लेगा तो वो जो रिएक्शन होनी थी कार्बन डाइऑक्साइड की और वाटर मॉलिक्यूल की, वो रिएक्शन कैसे होगी। तो इसीलिए जो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मिनिमम फोटोसिंथेसिस या ना के बराबर फोटोसिंथेसिस किस में होगा, ग्रीन लाइट के अंदर। तो ये जो सारी क्वेश्चन थे वो रिलेटेड थे फोटोसिंथेसिस के रिगार्डिंग, राइट। एक और क्वेश्चन यहाँ से, जो एल्गी होती है उसमें सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है एज कंपेयर टू प्लांट। तो जिसमें सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा वो क्या करेगा, वो ऑक्सीजन भी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। तो अगर पूछ ले प्लांट और एल्गे में जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है वो कौन होगा, वो हो जाएगा एल्गे। ये थी हमारी ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जब पेड़ पौधे स्वयं भोजन बनाते हैं और ग्रहण करते हैं। फिर आती है हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, मतलब परपोषी, जब जीव जंतु अपना भोजन दूसरों से लेते हैं या दूसरों का चुरा के लेते हैं या दूसरों से मांग के खाते हैं, उसको कहते हैं हेटरोट्रोफिक। तो उसमें दो टाइप के, या उसको दो कैटेगरीज में बांटा गया है। एक तो हो जाएंगे पैरासाइट और दूसरे हो जाएंगे इंसेक्टिवोरस। पैरासाइट वो हैं जो दूसरे पौधे की आसपास अपने आप को फैला लेंगे और उसका न्यूट्रिशन क्या कर लेंगे, चोरी कर लेंगे। इंसेक्टिवोरस जो इंसेक्ट को खा के न्यूट्रिशन लेते हैं वो हो जाएंगे इंसेक्टिवोरस। इंसेक्ट मतलब जैसे तितली, मकड़ी या जो भी इंसेक्ट्स होते हैं उनको। तो पैरासाइट के एग्जाम्पल हैं कस्क्यूटा, जिसको हम अमर बेल भी कह देते हैं, अमर बेल। आपने नेचर में आसपास ऑब्जर्व की होगी अमर बेल, ये हो जाएगी। ये क्या करती है, जो ट्री होता है, ट्री की स्टेम के ऊपर अपने आप को लपेट लेगी और स्टेम से ट्री का सारा न्यूट्रिशन ले लेगी, चुरा लेगी। और ट्री, जब ट्री का न्यूट्रिशन ये खा रही है तो ट्री क्या हो जाएगा, सूख जाएगा या उसको भरपूर पोषण नहीं मिल पाएगा। तो कस्क्यूटा, अमर बेल। दूसरा हो जाएगा विस्कम। ये देख रहे हैं, ये भी दूसरे पौधे की स्टेम पे ग्रो कर रहा है, तो वो कौन हो जाएगा, विस्कम। फिर होता है रिफ्लेशिया,
इंडोनेशिया का जो नेशनल फ्लावर है वो हो जाएगा रिफ्लेशिया। ये क्या करता है, रिफ्लेशिया फ्लावर जो पेड़ पौधे होते हैं उसकी जड़ों में अपनी जड़ें छुपा देता है, या उस दूसरे पेड़ पौधे की जड़ों के पास अपनी जड़ें फैला लेता है और जड़ों से ही दूसरे पौधे का न्यूट्रिशन चोरी कर लेता है। और एक है सेंटलम, सेंटलम होगा चंदन। ये भी क्या करता है, रूट्स जो अपनी है वो दूसरे पौधे के आसपास फैला लेगा और उसका न्यूट्रिशन चोरी कर लेगा। तो ये क्वेश्चन एज इट इज़ पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैरासाइट प्लांट, या इनमें से कौन सा पौधा है जो पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है या दूसरों का पोषण चुरा लेता है। तो ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल मस्ट है याद करने एज इट इज़। फिर इसी कैटेगरी में यहीं से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कस्क्यूटा है वो किस टाइप का पैरासाइट है, टोटल स्टेम है या टोटल रूट है, या फिर हाफ स्टेम है या हाफ रूट है। तो जो कस्क्यूटा है ये टोटल स्टेम है क्योंकि सारा पोषण स्टेम से ही चुरा लेता है। कस्क्यूटा हो जाएगा टोटल स्टेम और विस्कम हो जाएगा हाफ स्टेम। हाफ का क्या मतलब है, हाफ का ये मतलब है ये आधा न्यूट्रिशन तो स्टेम से चोरी कर रहा है और आधा न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्रिपेयर कर रहा है। क्यों, इसका कलर ग्रीन है तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, अमरबेल येलो थी तो ये फोटोसिंथेसिस इतना अच्छे से नहीं कर पाएगी। फिर जो आधा अधूरा पोषण है उसको कहाँ कहाँ यूज़ करेगी, पूरा पोषण चाहिए होगा तो वो दूसरे की स्टेम से चुरा लेती है। तो इसलिए हाफ और टोटल का मतलब ये हो जाता है। रिफ्लेशिया जो है ये टोटल रूट है, टोटल रूट, और सेंटलम है वो हाफ रूट है। मतलब सेंटलम है वो फोटोसिंथेसिस भी करेगा और पैरासाइट का काम भी करेगा। तो ये थे हमारा पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके लिए ट्रिक है कि ये एग्जाम्पल याद कैसे होंगे। कहता है एक संत था, देखने में तो रिफला हुआ सा लगता था, लेकिन उससे जब बातचीत शुरू की तो वो कैसा निकला, उसकी विशेस बहुत कम थी लाइफ में, वो उसके जीवन में बहुत कष्ट थे और किसका ग्रहण करता था वो, अमरबेल। भगवान को प्राप्त करने के लिए किसका ग्रहण करता था, सिर्फ अमरबेल के ऊपर वो डिपेंड रहता था। तो ये एक ट्रिक है जिससे हम ये एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। अब बात आती है इंसेक्टिवोरस। जो इंसेक्ट को एज ए न्यूट्रिशन लेते हैं वो इंसेक्टिवोरस कहलाते हैं। जैसे निपेंथिस, निपेंथिस को ही हम पीच हर प्लांट कह देते हैं, पीच हर प्लांट। ये तो आपकी 10th की एनसीईआरटी में भी मेंशन है और कस्क्यूटा भी। तो पीच हर प्लांट ये देख रहे हैं ये, तो ये क्या करेगा, जो ये एक स्ट्रक्चर है इसके अंदर इंसेक्ट घुस जाएगा और जो ये लिड है ये बंद कर लेगा और इस इंसेक्ट को धीरे धीरे खाना शुरू कर देगा। फिर दूसरा एग्जाम्पल है यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा, डायोनिया। तो ये 4 एग्जाम्पल भी याद करने ज़रूरी हैं। अच्छा, क्या ज़रूरत पड़ी कि इनको इंसेक्ट खाने की नौबत आ गई है? तो ये इंसेक्ट इसलिए लेते हैं क्योंकि जिस सोयल में ये उगते हैं या ग्रो करते हैं उस सोयल में नाइट्रोजन की कमी होती है, और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट को खाते हैं। जब हम पढ़ेंगे कि जो इंसान है या कोई भी जीव है उसमें प्रोटीन तो होता ही है, राइट। तो ये प्रोटीन का जो सिंपलेस्ट यूनिट होती है वो होती है अमीनो एसिड, और जो अमीनो एसिड और सिंपल यूनिट में टूटता होता है वो क्या देता है, नाइट्रोजन। तो ये जो इंसेक्टिवोरस है अपने शरीर में पोषण के रूप में नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए इंसेक्ट खाते हैं। दूसरा पॉइंट इसी बारे में कि इंडिया में कहाँ देखने को मिल सकते हैं ये, तो इंडिया में मेघालय में ये प्लांट देखने को मिलते हैं क्योंकि मेघालय में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। मानसीन राम सुना होगा। जो न्यूट्रिशन वाली लेयर होती है सोयल की वो पानी के साथ बह जाती है, उसकी वजह से क्या होता है, नाइट्रोजन की कमी आ जाती है और वहाँ पे ऐसे प्लांट्स है वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं।
तीसरा पॉइंट पूछा गया है कि जो पीच प्लांट है उसका कौन सा पार्ट, प्लांट का कौन सा पार्ट मॉडिफाई हुआ है जब जाके ये ट्रैप बना है। तो वो क्या लीफ है? तो क्या ये लीफ है या स्टेम है या फ्लावर है? जो ये ट्रैप है ये किसका मॉडिफिकेशन है? तो वो लीफ का मॉडिफिकेशन है, ना फ्लावर का ना स्टेम का। मतलब ये पत्तियां अपने आप को इस तरीके से मॉडिफाई कर लेती हैं और पोषण ले लेती हैं। कैसे? इंसेक्ट के थ्रू। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल। जो एनिमल होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त करते हैं उसके बारे में। तो जैसे हमने पढ़ा था मैक्रो न्यूट्रिशन एंड माइक्रो न्यूट्रिशन, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, इनके बारे में बात की थी। तो वही हम डिटेल से यहाँ कवर करेंगे। ये जो स्लाइड है इससे मैक्सिमम क्वेश्चन कवर होंगे जो पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जाम में। पहला क्वेश्चन जो ग्रुप डी में ही पूछा गया है, क्या जो मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड कराता है वो कौन होगा? क्या वो कार्बोहाइड्रेट है, क्या वो फैट है, या क्या वो प्रोटीन है? तो वैल्यू देख के हम इधर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो फैट है वो मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट और उसके बाद प्रोटीन, राइट। सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन देगा? फैट, उसके बाद कार्ब्स या कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद प्रोटीन। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि जो इंस्टेंट एनर्जी देगा, इंस्टेंट का मतलब है तुरंत की तुरंत जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, माना हमने खाना खाया और उस खाने में कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है और प्रोटीन भी है, तो सबसे पहले कौन सा न्यूट्रिशन है जो हमें एनर्जी देगा? तो वो क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट, राइट। तो इस तरीके से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैक्सिमम एनर्जी कौन देता है और इंस्टेंट एनर्जी कौन देता है। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन कंप्लीट। थर्ड, कंपोनेंट कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? जो कार्बोहाइड्रेट है उसके अंदर, जैसे हम फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में पढ़ के आए, जब हमें प्रोडक्ट मिला था C6H12O6, इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। अगर मैं इनका रेशो लूँ तो क्या मिलता है? 1:2:1। मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो 1:2:1 में प्रेजेंट है। प्रोटीन में क्या क्या प्रेजेंट होगा? कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, नाइट्रोजन भी होगा, सॉरी प्रोटीन के अंदर। जैसे ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जब वो सिंपल होके टूटते हैं तो वो मोनोसेकेराइड्स बनाते हैं। मतलब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो सबसे छोटी से छोटी यूनिट में टूटेगा एनर्जी देने के लिए, वो क्या होगी? मोनोसेकेराइड। और वो मोनोसेकेराइड कौन सी होगी? ग्लूकोज। वहीं जब फैट टूटेंगे और जो सिंपलेस्ट यूनिट देंगे वो क्या होंगे? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। पूछता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होंगे वो सिंपलेस्ट फॉर्म में जब टूटेंगे एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए तो वो क्या हो जाएगी? ग्लूकोज। वहीं जब फैट टूटेंगे तो वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल प्रोवाइड करते हैं। जब प्रोटीन टूटेगा तो वो अमीनो एसिड के अंदर सिंपलेस्ट फॉर्म अमीनो एसिड हो जाएगी, और फिर अमीनो एसिड में जो प्रेजेंट होता है वो नाइट्रोजन, क्योंकि अमीनो किससे रिलेट करता है? अमोनिया, NH3, और नाइट्रोजन इसमें प्रेजेंट है। तो तीसरा क्या क्वेश्चन हुआ? जब कार्बोहाइड्रेट या फैट या प्रोटीन जब सिंपलेस्ट यूनिट में टूटते हैं तो क्या देते हैं? कार्बोहाइड्रेट देगा ग्लूकोज, फैट देगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, प्रोटीन अमीनो एसिड। चौथा, इनके टाइप क्या है? कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेकेराइड्स हैं, डाइसेकेराइड्स हैं, पॉलीसेकेराइड्स। जहाँ नंबर ऑफ यूनिट काउंट होती है, नंबर ऑफ यूनिट कि कितनी चीज़ें इकट्ठी होके बना एक पूरा कार्बोहाइड्रेट बना रही हैं। मोनो में एक नंबर ऑफ शुगर, डाइसेकेराइड में 2 शुगर, पॉलीसेकेराइड में जब बहुत सारी शुगर एक दूसरे के साथ चेन बना लेती हैं
तो वो क्या हो जाएगी, पॉलीसेकेराइड। फैट के अंदर सैचुरेटेड फैट होते हैं, अनसैचुरेटेड फैट होते हैं। जब हम अलग से फैट करेंगे तब डिस्कस करेंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट। फिर प्रोटीन आते हैं, इसेंशियल प्रोटीन होते हैं और नॉन इसेंशियल प्रोटीन होते हैं। इसेंशियल प्रोटीन जिनकी ज़रूरत हमारे शरीर को है, नॉन इसेंशियल प्रोटीन जो हमारे शरीर में ऑलरेडी प्रेजेंट है लेकिन खास ज़रूरत नहीं है। तो पूछता है कि जो बाहर से जो हम प्रोटीन लेते हैं एज ए डाइट, वो किस कैटेगरी के अंडर आते हैं, वो आते हैं इसेंशियल, जो हमें डाइट से लेने पड़ते हैं, और जो बॉडी में ही प्रेजेंट है वो हो जाएंगे नॉन इसेंशियल प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, नेचर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा हो जाएगा, सेल्यूलोस। और जो ह्यूमन होगा उसमें क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजन। ये वो कार्बोहाइड्रेट हैं जो नेचर में सबसे ज़्यादा सेल्यूलोस और ह्यूमन में ग्लाइकोजन प्रेजेंट होते हैं। फिर बात आती है प्रोटीन की। नेचर में सबसे ज़्यादा प्रोटीन हो गया, वो हो गया रूबिस्को। और ह्यूमन में सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन प्रेजेंट होगा वो हो जाएगा कोलाजन। कोलाजन जो स्किन होती है, स्किन के अंदर कोलाजन प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे प्रोटीन हैं जो ह्यूमन में पाए जाते हैं। जब हम प्रोटीन डिस्कस करेंगे प्रॉपर तब उनके बारे में बात करेंगे। जब न्यूट्रिशन में या डाइट जब हम लेते हैं, जब हम प्रॉपर डाइट नहीं ले पाते तो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स और प्रोटीन जब हमारे शरीर में प्रॉपर डाइट के रूप में नहीं जा पाता, उसकी कमी से जो प्रॉब्लम होती है, जो डिजीज होती है, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है मेरेस्मस। बेसिकली मेरेस्मस तीनों रीज़न की वजह से हो सकता है, जब कार्ब्स भी प्रॉपर ना हो, जब फैट भी प्रॉपर ना हो, और जब प्रोटीन भी, मतलब जो प्रॉपर डाइट है उसमें कार्ब्स, फैट और प्रोटीन सही मात्रा में नहीं होगा तो मेरेस्मस डिजीज हो जाती है। और पूछ ले क्वाशियोकर डिजीज मेनली किसकी वजह से होता है, तो वो आ जाएगा प्रोटीन। ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम पूछा गया है, CDS, FCAT, ग्रुप डी, SSC एग्जाम्स, और पूछा जाता है कि क्वाशियोकर जो है वो कौन से न्यूट्रिशन ना लेने की वजह से होगा। तो ऑप्शन में मान लिया प्रोटीन दे दिया, फैट, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, या फिर प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो मेनली फोकस करना है प्रोटीन के ऊपर। प्रोटीन है वहीं जाना है, साथ में कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, डजेंट मैटर। ये थी कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की मेन चीज़ें जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। अब प्रोटीन के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोटीन क्या था, जो सिंपलेस्ट यूनिट थी वो क्या थी, अमीनो एसिड। जो ये अमीनो एसिड होते हैं जो और टूट के, या जो मेन एलिमेंट प्रेजेंट होता है उसमें नाइट्रोजन। ये जो अमीनो एसिड है ये कौन से बॉन्ड से बंधे हुए होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड। जो ये नाइट्रोजन है या अमीनो एसिड्स की यूनिट है, ये मान लिया एक यूनिट, ये दूसरी, ये तीसरी, ये जो जुड़े हुए होते हैं ये पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। और ये तो कि नाइट्रोजन सिंपलेस्ट जो एलिमेंट होता है प्रोटीन, या प्रोटीन जो होता है उसमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, मेनली नाइट्रोजन, राइट। प्रोटीन का क्या काम है, प्रोटीन जैसे कि देख रहे हैं हम न्यूट्रिशन में आता है तो एनर्जी तो प्रोवाइड कराएगा, लेकिन प्रोटीन का जो प्राइमरी वर्क होता है, प्राइमरी काम, प्रमुख या प्राथमिक कार्य जो है प्रोटीन का, वो है बॉडी बिल्ड करना। जो डोले शोले जो दिखाए जाते हैं प्रोटीन के बेसिस पे, उसका काम किसका होता है, प्रोटीन का। ये है इसका प्राइमरी वर्क। और सेकेंडरी वर्क क्या है, एनर्जी। सेकेंडरी का मतलब क्या, एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता। एनर्जी तब प्रोवाइड करता है प्रोटीन जब ज़रूरत पड़ती है कि अब तो काफ़ी टाइम हो गया फूड नहीं लिया है और काफ़ी टाइम से फास्टिंग है या किसी भी रीज़न से खाना नहीं मिल रहा है, तब जो बॉडी होती है वो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट यूज़ करेगी, फिर फैट को यूज़ करेगी। इंस्टेंट की बात हो रही है इधर, इंस्टेंट एनर्जी की बात। फिर प्रोटीन।
जैसे हमने इधर पढ़ा था कि जो क्वाशियोरकर डिजीज़ है उसमें क्या होता है, वो प्रोटीन की कमी से होता है। अगर कोई इंसान हष्ट पुष्ट है तो मतलब उसकी बॉडी ठीक है। क्वाशियोरकर के अंदर क्या होगा, जो उसका जो बॉडी होगी वो स्केलेटल, जो उसकी हड्डियों का ढांचा है बस वही दिखाई पड़ेगा और पतली सी स्किन। तो मतलब उसका जो सारा प्रोटीन था, जो उसकी जो बॉडी की जो मसल्स थी वो सारी सूख चुकी हैं। तो प्रोटीन का प्राइमरी वर्क हो जाएगा बॉडी बिल्डिंग, सेकेंडरी वर्क हो जाएगा एनर्जी प्रोवाइड करना। प्रोटीन में क्या प्रेजेंट होते हैं, अमीनो एसिड, या जो सिंपलेस्ट यूनिट होती है एलिमेंट कौन हो जाएगा, नाइट्रोजन, और बॉन्ड कौन सा होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। ये क्वेश्चन या ये प्रोटीन की जो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए वो। अब बात करते हैं कि जो प्रोटीन है वो हमारे ह्यूमन बॉडी में कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। स्किन के अंदर जो प्रोटीन है वो पिछली स्लाइड पे कर चुके हैं, कोलाजन। ये क्वेश्चन पूछा गया, जो स्किन में प्रोटीन प्रेजेंट है उसका क्या नाम है, कोलाजन। और ये मैक्सिमम प्रेजेंट होता है ह्यूमन के अंदर। ह्यूमन मतलब एनिमल, मैक्सिमम जो एनिमल है अगर उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है वो तो कौन सा प्रोटीन है, वो है कोलाजन प्रोटीन। हेयर में हो जाएगा किरेटिन, नेल्स के अंदर भी किरेटिन प्रोटीन होगा, ब्लड के अंदर एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिन, फिब्रिनोजन। जब हम ब्लड करेंगे या ब्लड सेल के बारे में पढ़ेंगे तो ब्लड में भी प्रोटीन प्रेजेंट है, वो कौन से होंगे, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिन एंड फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन का क्या काम होता है, क्लोट्स करना, क्लोटिंग। जैसे चोट लग जाती है उसके ऊपर जो ब्राउन कलर की जो लेयर आ जाती है सूख जाने के बाद, वो किसका कार्य होता है, फिब्रिनोजन का। तो वो प्रोटीन का काम होता है। प्रोटीन का क्या काम था, बॉडी बिल्ड करने का। तो यही अगर ब्लड में भी प्रोटीन ना हो तो ब्लड बहता चला जाएगा। एक और पॉइंट स्किप कर रही हूँ मैं माइंड से, देखते हैं बाद में। फिर जो सेल वॉल बनी होती है किसी भी सेल की, जो वॉल नहीं सॉरी, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन आना चाहिए, सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल वॉल तो प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, एनिमल्स में तो मेम्ब्रेन होती है। जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है, लिपो प्रोटीन। लिपो का मतलब हो जाएगा लिपिड, मतलब फैट्स, और प्रोटीन तो है ही। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, लिपोप्रोटीन की। ये क्वेश्चन सीडीएस में भर भर के पूछा जाता है। द स्मॉलेस्ट यूनिट प्रोटीन की क्या थी, अमीनो एसिड्स। एलिमेंट कौन सा प्रेजेंट था, मेनली नाइट्रोजन। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन फ्यूचर। जो प्रोटीन मतलब हम जो डाइट लिया हमें चेक करना है कि इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं, उसके लिए हम क्या टेस्ट कर सकते हैं। तो वो टेस्ट क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट टेस्ट, कॉपर सल्फेट टेस्ट। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेंगे, प्रोटीन डिप करेंगे, कलर चेंज वगैरह कुछ टेक्निक है। कलर चेंज करता है तो इंडिकेट करता है प्रोटीन है, नहीं करता है तो प्रोटीन उस डाइट में प्रेजेंट नहीं है। ये थी प्रोटीन के बारे में। अब हमने जो प्रोटीन लिया है वो एनर्जी कब प्रोवाइड कराएगा, हमने तो कॉम्प्लेक्स डाइट ली अभी। जब ये प्रोटीन छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा, इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट और छोटे टुकड़ों में टूटेगी, तभी तो वो एनर्जी प्रोवाइड करा पाएगी। तो उसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए प्रोटीन का डाइजेशन पढ़ेंगे हम, कि जो प्रोटीन है उसका डाइजेशन कहाँ कहाँ होता है हमारी बॉडी के अंदर। जब हम डाइजेशन चैप्टर पढ़ते हैं तब बेसिकली करते हैं, लेकिन डाइजेशन चैप्टर अपने आप में इतना वास्ट चैप्टर है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और ऐड होंगी। तो इसी स्लाइड में या इसी टॉपिक में कवर कर लेते हैं, और फिर प्रोटीन जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी इजीली याद कर पाएंगे, इसलिए प्रोटीन के डाइजेशन इसी स्लाइड में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या है, डाइजेशन चैप्टर में एलिमेंट्री कैनाल होती है। एलिमेंट्री कैनाल का क्या मतलब होता है, जो फूड है वो किस कैनाल के थ्रू पास ऑन होगा और सिंपलेस्ट यूनिट में टूटता चला जाएगा। मान लो हमने रोटी खाई
माउथ में गई, उसका जो स्टार्च था वो डाइजेस्ट हुआ, या फिर ये आगे ओइसोफेगस के अंदर गई या ग्रास नली के अंदर गई, तो क्या और छोटे टुकड़ों में टूटेगा या क्या होगा उसके साथ? फिर वो पेट में जाएगा, वो और छोटे टुकड़ों में टूटेगा, फिर वो छोटी आंत में या बड़ी आंत में जाएगा, तो उसके साथ क्या होगा और अंत में क्या चीज़ है जो मिलेगी और उसका यूज़ हम एज ए एनर्जी करेंगे। तो एलिमेंट्री कैनाल वही है कि जो भोजन है, जो कॉम्प्लेक्स फूड है, जटिल भोजन है, वो जो इस पाथवे को फॉलो करता हुआ जा रहा है, छोटी छोटी यूनिट्स में टूट रहा है ताकि हम उसको ईजिली एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें, तो वो हो जाएगा एलिमेंट्री कैनाल। एसएससी एग्जाम में तो इवन ये पूछा गया है कि जो एलिमेंट्री का स्पेलिंग है वो ए से शुरू होती है ई से, तो क्या हो जाएगी? ए से एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हम आहार नाल कह देते हैं। दूसरी चीज़ इसमें होती है पढ़ने के लिए एसोसिएटेड ग्लैंड। एसोसिएटेड मतलब संबंधित ग्रंथियाँ, वो ग्रंथियाँ जो डाइजेशन में सीधे रूप में तो भाग नहीं लेती, लेकिन उनसे निकलने वाला जो जूस होता है या एंजाइम होते हैं, या जूस में जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, वो कहीं ना कहीं उस जटिल भोजन को छोटे छोटे यूनिट में तोड़ने के काम आता है, वो होते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो एसोसिएटेड ग्लैंड्स में क्या क्या प्रेजेंट है? एक तो लीवर प्रेजेंट है और एक पेनक्रियाज। मतलब ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है लीवर और पेनक्रियाज, ये एसोसिएटेड ग्लैंड है। एसोसिएटेड ग्लैंड का काम है जूस क्रिएट करना, उस जूस में एंजाइम प्रेजेंट होगा, वो एंजाइम कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट पे काम करेगा, उसको छोटी यूनिट में तोड़ देगा और एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी? माउथ कैविटी, फ्रेनिक्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रोटीन का डाइजेशन। प्रोटीन हमने जो भी अपनी डाइट में लिया, किस 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 रूप में प्रोटीन मिल जाएगा? मैं इधर जो स्किप कर रही थी वो अब याद आई। जो मिल्क में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है? केसिन। केसिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो काऊ मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है। तो जो हम डाइट में जो दूध लेते हैं वो प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए लेते हैं। तो हमने प्रोटीन में क्या क्या लिया? मिल्क ले लिया मान लो, और दालें ले ली, जो ग्राम है, चना है, मटर है, ये सारी चीज़ें क्या है? ये प्रोटीन प्रोवाइड करती है। सोयाबीन जो सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन का कोई सोर्स है, तो वो कौन सा हो जाएगा? सोया बीन। तो हमने ये चीज़ें अपनी डाइट में ले तो ली, इनको पहले डाइजेस्ट कराएंगे तभी तो ये एनर्जी दे पाएंगी। तो उस चीज़ के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो जो प्रोटीन का डाइजेशन होता है, हमने प्रोटीन लेना शुरू किया, माउथ में गया। माउथ में क्या प्रोटीन का डाइजेशन होता है? माउथ में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए माउथ में प्रोटीन टूटेगा ही नहीं। जो प्रोटीन हमने लिया था वो आगे पास ऑन हो जाएगा, मतलब वो आगे इसोफेगस में चला जाएगा। माउथ में प्रोटीन का कोई डाइजेशन नहीं। इसोफेगस मतलब ये ग्रास नली कहते हैं क्या इसको, जो भी है। इसोफेगस के अंदर क्या होगा? प्रोटीन हो चाहे फैट हो चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, इसमें किसी टाइप का डाइजेशन, किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता। ये बस जो भोजन लिया था उसको आगे पास ऑन कर देगा, आगे दे देगा किसको? स्टमक। जो स्टमक है उसके अंदर पहला स्टेप है जहाँ प्रोटीन क्या करेगा? डाइजेस्ट होगा। जो स्टमक है उसके अंदर बेसिकली 4 सेल होती हैं, उनमें से एक सेल कौन सी हो जाएगी? चीफ सेल, जिसको हम जाइमोजेनिक सेल भी कह देते हैं। चीफ सेल, जाइमोजेनिक सेल, ये एक ही नाम है इसके। इन 4 सेल में से एक सेल है जिसका नाम चीफ सेल भी है, जिसका नाम जाइमोजेनिक सेल भी है, और उसी का नाम पेप्टिक सेल भी है। देखो कितनी चीज़ें कोरिलेट कर रही हैं। हमने पढ़ा था जो प्रोटीन होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू बंधे होते हैं, तो यहाँ पे भी पेप साउंड कर रहा है, तो कौन सी सेल हो जाएगी? पेप्टिक सेल। ये जो पेप्टिक सेल होती है ये क्या, कौन सा एंजाइम्स क्रिएट करती है? ये एंजाइम्स, 2 एंजाइम्स क्रिएट करेगी, प्रोरेनिन एंड प्रोपेप्सिन।
जो ये प्रोरेनिन और जो प्रोपेप्सिन है ये इनएक्टिवेट फॉर्म में है, मतलब जो भोजन है इसके ऊपर ये एंजाइम काम करेगा, तो ये एंजाइम तब तक काम नहीं करेगा जब तक ये एक्टिवेट ना हो। इस एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए जो HCl है वो काम करेगा, मतलब इसके ऊपर HCl ने काम किया प्रोरेनिन और प्रोपेप्सिन के ऊपर, तब ये किस में कन्वर्ट हो गया, रेनिन के अंदर और पेप्सिन के अंदर। अब ये रेनिन और पेप्सिन क्या करेंगे, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे। अब जो ये रेनिन बना है ये कौन से प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, मिल्क प्रोटीन को, मतलब ये केसीन के ऊपर काम करेगा। और जो ये पेप्सिन है ये किसके ऊपर काम करेगा, पेप्सिन काम करेगा प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ने के लिए, मतलब जो प्रोटीन था, जो दूसरा प्रोटीन था, ये तो मिल्क वाला प्रोटीन था जिसके ऊपर रेनिन ने काम किया, और जो दालें ली थी, जो चना लिया था, जो मटर हमने खाई थी या सोयाबीन ली थी, उस प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देगा कौन, पेप्सिन एंजाइम। तो हमने प्रोटीन कॉम्प्लेक्स लिया था, अब प्रोटीन पेप्टोन में टूट गया है, मतलब प्रोटीन जो जटिल भोजन था वो सिंपल फॉर्म में आ गया है। तो स्टमक के अंदर ये एंजाइम काम करते हैं। पूछ लिया जाएगा कि प्रोटीन कौन से ऑर्गन या कौन से एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता, ना माउथ के अंदर होता ना ईसोफेगस के अंदर होता, स्टमक के अंदर होता है। पूछ लेगा पेट के अंदर कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो क्या काम करते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए आते हैं, तो वो कौन से होंगे, रेनिन एंड पेप्सिन या प्रोरेनिन एंड पेप्सिन। पूछ सकता है कि जो प्रोरेनिन और प्रोपेप्सिन है वो कौन सा सेल्स क्रिएट करता है, स्टमक का कौन सा सेल है जो ये एंजाइम्स क्रिएट करेगा। ये थी स्टमक की बात। अब स्टमक के बाद क्या होगा, पेट तक हम आ चुके हैं कि हाँ ये पेप्टोन में कन्वर्ट हो चुका है प्रोटीन। फिर पेट क्या करेगा, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देगा, छोटी आंत के अंदर भेज देगा। छोटी आंत तो बाद में काम करेगी, लेकिन छोटी आंत का जो पहला पार्ट होता है जिसको हम ड्यूडेनम कहते हैं, जो ड्यूडेनम होगा उसमें लीवर से कुछ एंजाइम आएगा और पैनक्रियाज से कुछ एंजाइम आएगा। तो वो जो एंजाइम होंगे वो कौन कौन से एंजाइम होंगे, पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाज ने एक एंजाइम्स क्रिएट किया, पैनक्रियाज ने एक जूस बनाया, उस जूस के अंदर क्या प्रेजेंट था, पैनक्रियाटिक जूस जिसका नाम है पैनक्रियाज, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, स्किप हो गया। तो जो पैनक्रियाज था उसने जूस क्रिएट किया, पैनक्रियाटिक जूस। उस पैनक्रियाटिक जूस के अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट था वो क्या हो जाएगा, ट्रिप्सिन। और भी एंजाइम्स क्रिएट करता है पैनक्रियाटिक, लेकिन हमें ट्रिप्सिन की ही जरूरत क्यों पड़ी, ताकि ट्रिप्सिन जो बचा कुचा प्रोटीन था उसको तोड़ सके पेप्टोन्स में। तो यहाँ भी जो प्रोटीन, ट्रिप्सिन एंजाइम ने प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ दिया। फिर जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो ग्लैंड है, स्मॉल इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो हैं वो भी जूसेस क्रिएट करते हैं प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, जो क्या करते हैं, पेप्टाइडेज। ये पेप्टाइडेज जो है प्रोटीन को और सिंपल यूनिट में तोड़ देता है। तो इस तरीके से जो प्रोटीन था अमीनो एसिड के अंदर टूट गया, जिससे हमें क्या मिली, नाइट्रोजन। और ये नाइट्रोजन किसी न किसी रूप में एनर्जी प्रोवाइड कर रही होगी जब हम डाइजेशन करेंगे या रेस्पिरेशन चैप्टर करेंगे। तो इस तरीके से प्रोटीन का डाइजेशन हमारे शरीर में हुआ। फिर बात कर लेते हैं जो कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़े थे, प्रोटीन कंप्लीट, कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर लेते हैं, जिसमें हमने मोनोसेकेराइड पढ़े थे। मोनोसेकेराइड का मतलब है सिंगल यूनिट ऑफ शुगर।
जो सबसे छोटी से छोटी यूनिट है या जो सिंगल है, छोटी से छोटी नहीं, जो सिंगल यूनिट है शुगर की, वो कहलाती है मोनोसेकेराइड। उनमें क्या क्या होता है? ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रक्टोज। क्वेश्चन पूछ सकता है मोनोसेकेराइड के अंदर कितनी यूनिट प्रेजेंट होते हैं शुगर की? पहला क्वेश्चन क्या होगा? 1 यूनिट ऑफ शुगर, शुगर की 1 यूनिट प्रेजेंट होती है। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा? एग्जाम्पल क्या क्या है मोनोसेकेराइड के? तो वो हो जाएगा ग्लूकोज, ग्लैक्टोज एंड फ्रक्टोज, एग्जाम्पल। तीसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? तीसरा क्वेश्चन पूछेगा जो ग्लूकोज है उसकी बारे में या उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो उससे राइज या उससे पूछा जा सकता है। जैसे ग्लूकोज को C6H12O6 कहते हैं, तो इसमें ग्लूकोज में पहली प्रॉपर्टी क्या है? ग्लूकोज के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है कि इसको हम ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं, ब्लड शुगर। दूसरी बात क्या है ग्लूकोज की? जो ग्लूकोज होता है, जो शरीर में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच जाता है उसको लीवर क्या करेगा? ये जो शरीर में एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच गया उसको लीवर कन्वर्ट कर देता है किसमें? ग्लाइकोजन में। और ये ग्लाइकोजन कब काम करता है? जब फास्ट रखा होता है या काफ़ी टाइम से खाना नहीं खाया होता है, तो जो एज ए स्टोर्ड फूड एनिमल के अंदर प्रेजेंट है, जो संग्रहित भोजन जो प्रेजेंट है वो कौन सा हो जाएगा? ग्लाइकोजन। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्लूकोज को कन्वर्ट करने में किसका हाथ है? तो वो ग्लाइकोजन, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के लिए लीवर का हाथ है। लीवर का काम है ग्लूकोज, बचे हुए ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। इसको ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं। तीसरी बात, कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी देता है, मान लिया उसमें भी जो डी ग्लूकोज है वो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। ऐड देखी होंगी ग्लूकोन डी की, झट से एनर्जी पाए ये वो। तो कैसे याद करेंगे? जो डी ग्लूकोज है वो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है कार्बोहाइड्रेट के अंदर। ये तो हमने बात कर ली ग्लूकोज की। अब बात करते हैं ग्लैक्टोज की। ग्लैक्टोज जो मिल्क होता है, कैमल, उसमें जो मैक्सिमम पाया जाता है या उसमें जो मैक्सिमम शुगर पाई जाती है वो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी ग्लैक्टोज। फिर बात करते हैं फ्रक्टोज। जो फ्रक्टोज होता है ग्लूकोज के जैसा ही इसका फॉर्मूला है C6H12O6। इनमें डिफरेंस क्या है ग्लूकोज में, ग्लैक्टोज में और फ्रक्टोज में? बस जो ये अरेंजमेंट है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो बॉन्ड्स की अरेंजमेंट है वो डिफरेंट रहती है। इसमें ये है हेक्सागन शेप, जो ये है पेंटागन शेप। जो ग्लूकोज है वो हेक्सागन, मतलब उसकी 6 भुजाएं होंगी, और जो फ्रक्टोज है उसकी पेंटागन शेप होगी, मतलब 5 भुजाएं होंगी। ये इनका डिफरेंस रहता है। और अरेंजमेंट डिफरेंस रहती है किनकी? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड की। फ्रक्टोज के बारे में क्या इंफॉर्मेशन थी कि इसको हम फ्रूट शुगर के नाम से जानते हैं, फ्रूट शुगर। दूसरी बात क्या हो जाएगी फ्रक्टोज के बारे में, फ्रूट शुगर होने के अलावा, कि जो नेचर में अगर कोई स्वीटेस्ट शुगर प्रेजेंट है, स्वीटेस्ट मीठी जो चीनी प्रेजेंट है, शर्करा प्रेजेंट है, चीनी तो अलग चीज़ हो जाएगी, जो शर्करा प्रेजेंट है वो कौन सी हो जाएगी? फ्रक्टोज हो जाएगी। ये नेचुरल स्वीटेस्ट शुगर है, राइट। ये होगी मोनोसेकेराइड्स के बारे में बातें। अब बात करते हैं डाइसेकेराइड्स की। डाइसेकेराइड का क्या मतलब है? जिसमें 2 यूनिट ऑफ शुगर प्रेजेंट होती हैं उसको क्या कह देते हैं? डाइसेकेराइड्स। 2 यूनिट कैसे? ये तो हो गया पहला। दूसरा क्या करना है हमें? एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे डाइसेकेराइड के? एग्जाम्पल याद रखने के लिए ट्रिक याद करेंगे, सु, मा, ला। सु हिंदी में क्या होता है? सुंदर। माला, जो सुंदर माला है, वरमाला सुनी होगी। वरमाला जो होती हैं वो 2 होती हैं, कभी सिंगल वरमाला नहीं होती, क्योंकि 2 व्यक्ति प्रेजेंट है तो उनके लिए 2 वरमाला होनी चाहिए। तो जिसमें 2 यूनिट प्रेजेंट है वो क्या हो जाएंगी? सुमाला। सुमाला, सु का मतलब हो जाएगा सुक्रोज,
माला का मतलब हो जाएगा माल्टोज, ला का मतलब हो जाएगा लैक्टोज। तो एग्जाम्पल भी याद करने हैं क्योंकि पूछ लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइसैकेराइड। तीसरी बात क्या करेंगे, हर एक डाइसैकेराइड के बारे में अलग से बात कर लेते हैं। जो माल्टोज है वो किससे बना होता है, इसमें 2 यूनिट है शुगर की। वे 2 यूनिट कौन सी हैं, 2 ग्लूकोज, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल दूसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब अटैच होता है तो वो माल्टोज बना लेता है। और ये किस में पाई जाती है, व्हीट। फिर क्या आएगा, सुक्रोज। सुक्रोज में क्या होगा, जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्रेजेंट होते हैं वो सुक्रोज बना लेते हैं, जैसे शुगर, वो हो जाएगी सुक्रोज। लैक्टोज क्या हो जाएगी, जब ग्लूकोज के साथ ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज किस में प्रेजेंट थी, कैमल मिल्क के अंदर प्रेजेंट थी वो, तो वो कौन सी हो जाएगी, लैक्टोज। अब डाइसैकेराइड से जो और प्रॉपर अकेले की, जैसे माल्टोज की, सुक्रोज की और लैक्टोज की जो अलग अलग बातें हैं वो किस तरीके से करेंगे। जो सुक्रोज है इसका यूज किसके क्या बनाने के लिए किया जाता है, अल्कोहल। और जो लैक्टोज है जिससे हम कर्ड बनाते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड। सुक्रोज का यूज होता है अल्कोहल बनाने में। लैक्टोज जब दही का रूप ले लेता है तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड। अच्छा, जो लैक्टिक एसिड जो बनना था वो भी तो कोई एंजाइम होगा वो उसको पॉसिबल कर पाएगा। तो जो एंजाइम होते हैं वो बेसिकली प्रोटीन के ही बने होते हैं और ये क्या कहलाते हैं, बायो कैटालिस्ट। कैटलिस्ट का क्या मतलब है, कैटलिस्ट का मतलब होता है जब किसी भी रिएक्शन को, जब हमें किसी भी रिएक्शन के रेट को, रिएक्शन के दर को, उसके जो हैपनिंग रेट है उसको फास्ट करना होता है तो हम रिएक्शन में कुछ चीज़ डाल देते हैं जिसकी वजह से वो रिएक्शन जल्दी जल्दी होने लग जाती है, उसका जो रेट है वो बढ़ जाता है उसको वो, और जो वो चीज़ है वो जो परफॉर्म करते हैं उनको बायोकैटलिस्ट कहते हैं। और बायोकैटलिस्ट का ही दूसरा नाम, जब ह्यूमंस में या एनिमल्स में बात आती है तो एंजाइम हो जाएगा, और जब किसी रिएक्शन में बात आती है तो वो अकेले कैटलिस्ट हो जाते हैं। जब कैटलिस्ट के साथ बायो लग गया मतलब वो एंजाइम हो गए, और ये जो एंजाइम होते हैं मेड अप ऑफ प्रोटीन। ये किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, और एंजाइम को बायोकैटलिस्ट कह देते हैं। जैसे हम एंजाइम करके आ चुके हैं, ट्रिप्सिन, प्रोपेप्सिन, प्रोरेनिन, है ना, वही। तो जो लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करेगा वो कौन सा एंजाइम हो जाएगा, लैक्टेज, लैक्टेज। और जो लैक्टिक एसिड है उसमें कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया, वो कौन सा हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। जो लैक्टिक एसिड है उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं सुक्रोज की। सुक्रोज किस किस से मिलके बना था, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। डाइसैकेराइड है, इसमें 2 यूनिट शुगर की प्रेजेंट है। कौन कौन सी सुक्रोज के अंदर, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो इसमें जो एंजाइम यूज होता है इस रिएक्शन को, मतलब सुक्रोज को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम यूज होता है वो कौन सा हो जाएगा, यीस्ट। यीस्ट मतलब खमीर, जो बेकरी में यूज होता है, जो आप पिज्ज़ा खाते हैं उसको फर्मेंट करवाने के लिए यीस्ट डालते हैं उसके अंदर। और कभी आप ट्यूटोरियल वगैरह देखते हो कि पिज़्ज़ा डो बनाना है, आपको बेस बनाना है, तो क्या करो, मैदा लो, उसमें यीस्ट डालो। यीस्ट डालने से पहले यीस्ट को शुगर के पानी में घोल दो ताकि रिएक्शन फास्टन हो जाए और जो वो यीस्ट है वो अच्छी तरह से फर्मेंट हो जाए। और जो चीनी क्या थी, वो कार्बोहाइड्रेट था, सुक्रोज था, राइट। तो जो यीस्ट है वो उसका पहला काम होगा सुक्रोज को इन्वर्ट करना, तो वो क्या हो जाएगा, इन्वर्टेज। सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ने का काम किसका है, इन्वर्टेज का। फिर ग्लूकोज और फ्रक्टोज को अल्कोहल में कन्वर्ट करने का काम किसका है, जाइमेज। तो जो यीस्ट है उसके 2 स्टेप थे, स्टेप 1 इन्वर्ट करना, स्टेप 2
जाइमेज। इन्वर्ट याद कैसे रखेंगे कि स्टेप 1 इन्वर्ट है। सुक्रोज 2 यूनिट थी, उसको उसने सिंगल यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया, इन्वर्ट कर दिया। तो कैसे याद रखेंगे, पहला स्टेप इन्वर्टेज, दूसरा स्टेप जाइमेज। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है या जो इक्वेशन है ये फिलअप के थ्रू ग्रुप डी के अंदर पूछी गई है, कांस्टेबल के एग्जाम में पूछी गई है कि सुक्रोज और ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ने के लिए किसका सहारा लेना पड़ता है या क्या चीज़ है, वो हो जाएगी इन्वर्टेज। ये हमने डाइसैकेराइड्स के बारे में पढ़ लिया। अब जैसे हम मिल्क के बारे में पढ़ रहे थे, मिल्क के अंदर मिल्क को क्या नाम देते हैं, प्रोटीन की पूछे तो कैसीन प्रोटीन, मतलब मिल्क की बात कर रहे थे, मिल्क के अंदर अगर प्रोटीन पूछे तो वो क्या हो जाएगा, केसीन। और वहीं कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर ले तो क्या हो जाता है, लैक्टोज या फिर ग्लैक्टोज, है ना। केसीन को कौन एंजाइम छोटे टुकड़ों में तोड़ रहा था, प्रोरेनिन को रेनिन बनाने के लिए HCl आया, रेनिन ने कैसीन प्रोटीन को डाइजेस्ट करवा दिया, मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करा दिया। फिर कार्बोहाइड्रेट के अंदर लैक्टोज और ग्लैक्टोज आया, लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आया था, अभी जो लास्ट स्लाइड थी उसमें हमने पढ़ा। ग्लैक्टोज जो था वो कैमल के अंदर या कैमल के मिल्क में प्रेजेंट होता है, राइट। अभी इस मिल्क से बहुत सारे वो हैं क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना, ये लास्ट जो डी ग्रुप एग्जाम हुआ था उसी का है, उसको कहते हैं पॉस्चराइजेशन ऑफ मिल्क, दूध का पाश्चीकरण। ये फिनोमिना किसने दिया था, ल्यूविस पॉस्चर, एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क फिनोमिना दिया। लुईस पॉस्चर ने एक फिनोमिना दिया जिससे जो दूध जो खराब हो जाता है कुछ टाइम के बाद, एक लिमिट तक उस दूध को खराब होने से बचाया जा सके। तो उसने क्या किया, दूध लिया, उसके ऊपर हाई टेम्परेचर फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड, मतलब उसने टेम्परेचर हाई रखा और टाइम पीरियड शॉर्ट रखा। छोटे टाइम के लिए उसने हाई टेम्परेचर पे दूध को उबाल दिया, टेम्परेचर कितना 71.1 डिग्री सेल्सियस के अराउंड, टाइम कितना रखा उसने 30 सेकंड के अराउंड। तो और फिर ऐसा करने के बाद उसने दूध को एकदम से ठंडा करवा दिया। दूसरा उसने अपनाया अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, मतलब और भी टेम्परेचर को हाई कर दिया, कितना 138 डिग्री सेल्सियस, और टाइम कितना कम कर दिया, केवल 2 सेकंड के लिए। तो जब उसने ऐसी चीज़ें की तो क्या हुआ, जो मिल्क में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट थे, जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया था वो लैक्टिक एसिड या कर्ड में प्रेजेंट था, लेकिन जो मिल्क में बैक्टीरिया प्रेजेंट थे जो दूध को खराब कर देते थे, वो क्या हो गए, मरना शुरू हो गए या इनएक्टिवेट हो गए। कौन कौन से बैक्टीरिया थे वो, इकोइल बैक्टीरिया और सैल्मोनीला बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया हैं वो इनएक्टिवेट होना शुरू हो गए, डेड होना शुरू हो गए। तो इस प्रोसेस को कह देते हैं पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क, दूध का पाश्चीकरण। बेसिकली ये जो टॉपिक है वो होता तो बैक्टीरिया या डिजीज चैप्टर के अंदर है, पर हालांकि ये क्वेश्चन पूछा गया है तो यहाँ दूध से रिलेट करके ये बता दिया। तो जो पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क है वो क्या है, हीटिंग ऑफ मिल्क टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर अबाउट 30 सेकेंड एंड देन स्लोली कूलिंग इट टू अ स्टोरिंग। दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करना 30 सेकंड के लिए और उसको धीरे धीरे कूल कर देना, धीरे धीरे नहीं, इंस्टेंट, रैपिडली, सडनली चेंज कर देना, वो क्या हो जाएगा, पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। तो इसका आंसर हो जाएगा। ये तो मान लिया कौन थर्मामीटर लेके घूमे घर में, तो जो मिल्क मैन होते हैं, जो दूध ये भाई साहब होते हैं, वो क्या करते हैं, दूध के अंदर क्या डाल देते हैं, बेकिंग पाउडर डाल देते हैं हल्का सा, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया होते हैं इनएक्टिवेट हो जाते हैं और कुछ टाइम के लिए दूध, मतलब मान लिया 2 घंटे में दूध खराब हो रहा है तो उसका लाइफ टाइम बढ़ जाएगा कितने घंटे तक, 4 घंटे तक। तो उसके लिए किसका यूज़ कर लेता है, बेकिंग पाउडर का। फिर आते हैं पॉलीसेकेराइड। जो पॉलीसेकेराइड होते हैं जिनमें बहुत सारी यूनिट ऑफ शुगर अटैच होती हैं एक दूसरे के साथ, हो जाएंगे पॉलीसेकेराइड। जैसे अमाइलोज, इसमें ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, कितनी ग्लूकोज,
अटैच्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉलीसेकेराइड। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, पहली बात क्या थी इसमें, मैनी यूनिट ऑफ शुगर, मैनी यूनिट ऑफ शुगर, पहली बात। दूसरी बात क्या करनी है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, जैसे स्टार्च, जैसे सेल्यूलोस, जैसे ग्लाइकोजन, राइट, जैसे काइटिन, ये सब क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है। और कौन सा कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेकेराइड। जो स्टोर्ड फूड होता है एनिमल के अंदर, वो क्या था, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन किससे बना था, ग्लूकोज से। कैसे, जब लीवर ने ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया था ग्लाइकोजन के अंदर। तो जो एनिमल होगा उनके अंदर जो भोजन स्टोर होगा वो क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजन। जो पेड़ पौधे होंगे उनके अंदर स्टोर्ड फूड क्या होता है, स्टार्च। मतलब पेड़ पौधे अपना भोजन स्टार्च के रूप में स्टोर कर लेते हैं। बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, ग्लाइकोजन। ये होगी स्टोर्ड फूड की बात। फिर बात आती है, जो सेल वॉल बनी होती है वो किसकी बनी होती है, सेल वॉल। जो सेल वॉल है वो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। और जो सेल्यूलोज है वो नेचर में सबसे ज्यादा प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट होता है। और सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी थी, सेल मेम्ब्रेन बनी थी फोस्फोलिपिड या लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन कह लो या फोस्फोलिपिड। ठीक, तो ये पॉलीसेकेराइड से कुछ क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन और इसमें पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोवाइड एनर्जी। शायद नेक्स्ट स्लाइड पे हो। इनमें, सॉरी ये तो नहीं है। पांचवा क्वेश्चन पूछ लेगा, इनमें से कौन सा चीज है जो ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करता, वो क्या हो जाएगा, फाइब्रस। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है डी ग्रुप के अंदर बहुत बार। ऑप्शन में कार्बोहाइड्रेट दे दिया, फैट दे दिया, प्रोटीन दे दिया और फाइबर डाल दिया। तो इनमें से कौन है जो एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा, वो हो जाएंगे फाइबर। अब बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन की। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, वही डाइजेशन में कौन कौन सी चीजें रहते हैं, एक तो एलिमेंट्री कैनाल रहती है, कैनाल, दूसरी एसोसिएटेड ग्लैंड, एलिमेंट्री कैनाल का मतलब हो जाएगा आहार नाल, और एसोसिएटेड ग्लैंड का मतलब संबंधित ग्रंथियां। संबंधित ग्रंथियां कौन कौन सी थी, जो डायरेक्ट डाइजेशन में सीधे रूप में पाचन में इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन ये जूसेस क्रिएट करती हैं, जूस का स्त्रावन करती हैं, जो मदद करता है डाइजेशन करने में, फूड को, कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़ने में। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हम करेंगे सबसे पहले माउथ। कार्ब्स किस रूप में लिया था, जो हमने रोटी खाई थी, जो चपाती खाई थी, उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। क्यों, क्योंकि जो गेहूं है उसमें माल्टोज प्रेजेंट होता है। माल्टोज क्या है, डाइसेकेराइड है। और डाइसेकेराइड हो, पॉलीसेकेराइड हो, ट्राइसेकेराइड हो, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो जो हमने रोटी खाई है, मुंह में ली है रोटी, तो जो मुंह के अंदर जो एंजाइम्स क्रिएट करने वाला ग्लैंड है वो क्या हो जाएगा, स्लाइवरी ग्लैंड। जो स्लाइवरी ग्लैंड है मुंह में, इसने कौन सा एंजाइम्स क्रिएट किया, स्लाइवरी अमाइलेज। इस स्लाइवरी अमाइलेज ने क्या किया, स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर दिया, माल्टोज। माल्टोज क्या थी, डाइसेकेराइड, और स्टार्च क्या है, पॉलीसेकेराइड। स्लाइवरी अमाइलेज ने किसको कन्वर्ट किया, स्टार्च। मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ। स्लाइवरी अमाइलेज ने क्या किया, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया। किसने, स्लाइवरी अमाइलेज। स्लाइवरी अमाइलेज का ही दूसरा नाम है टाइलिन।
स्लाइवरी ग्लैंड में स्लाइवरी अमाइलेज क्रिएट हुआ जिसका दूसरा नाम है टायलिन। टायलिन ने स्टार्च जो एक पॉलीसेकेराइड है उसको डाइसेकेराइड में कन्वर्ट कर दिया, वो जो है माल्टोज। तो माउथ के अंदर कौन सा एंजाइम आया? टायलिन। और माउथ के अंदर किसका डाइजेशन हुआ? स्टार्च। माउथ के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन नहीं हुआ था, स्टार्च का डाइजेशन हुआ है। तो पूछ ले स्टार्च का सबसे पहले डाइजेशन कहाँ होता है, या पूछ ले टायलिन जो है वो कहाँ पे क्रिएट होता है और वो किसको डाइजेस्ट करवाने में हेल्पफुल होता है। फिर आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या आ जाएगा? जो ये फूड पाइप है, भोजन की जो नली है उसको, जो ईसोफेगस है इसके अंदर किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता। मतलब जो स्टार्च जो स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट हुआ था मुंह के अंदर, अब वो आगे भोजन भेज दिया है स्टमक की तरफ, मतलब पेट की तरफ। स्टमक के अंदर भी स्टार्च का कोई डाइजेशन नहीं होता। स्टार्च का डाइजेशन स्टमक के अंदर नहीं होगा। प्रोटीन का हुआ था जी, प्रोपेप्सिन प्रोरेनिन जो आए थे जिन्होंने प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ा था, केसिन प्रोटीन को जो मिल्क में प्रेजेंट था उसको डाइजेस्ट किया था। तो स्टार्च का डाइजेशन स्टमक में नहीं होता, प्रोटीन का होता है या कार्बोहाइड्रेट्स का नहीं होता। फिर बात आती है स्टमक से किस कहाँ भेज दी? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, छोटी आंत के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक जूस और लीवर से जो एंजाइम्स क्रिएट हुए वो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड को आके मिले, और उन एंजाइम ने जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर काम किया और फूड को तोड़ दिया। तो उन्होंने क्या किया? स्टार्च को माल्टोज में तोड़ा, जो बचा कुचा स्टार्च था जो मुंह से बच के आ गया था उस स्टार्च को माल्टोज में तोड़ा, और जो एंजाइम यहाँ काम कर रहा है वो कौन सा हो जाएगा? अमाइलेज। और ये यहाँ स्लाइवरी अमाइलेज था जिसका नाम टाइलिन था, यहाँ अमाइलेज हो जाएगा। ये किसने क्रिएट किया है? ये जो अमाइलेज है कहाँ से मिला है? पैनक्रियाटिक जूस से। अमाइलेज फ्रॉम पैनक्रियाटिक जूस। ये अमाइलेज है, ये पैनक्रियाटिक जूस से मिला है और स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्च माल्टोज के अंदर कन्वर्ट हो गया है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन नहीं होता, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है। डाइजेशन चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो स्टार्च का डाइजेशन कहाँ कहाँ हुआ? माउथ के अंदर हुआ और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हुआ। ये था डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। फिर एक क्वेश्चन, जैसे प्रोटीन का टेस्ट था कि प्रोटीन मेरे को चेक करना है मेरी डाइट में प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं है, उसके लिए मैंने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया था। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में सैंपल डाला जिसकी वजह से सॉल्यूशन का कलर चेंज हो गया था, मतलब प्रोटीन प्रेजेंट है। वैसे ही जब हम स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट चेक करना चाहते हैं मेरी डाइट में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, उसके लिए जो टेस्ट होता है वो कौन सा हो जाता है? आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट। स्टार्च के ऊपर या जो डाइट ली थी उसके ऊपर हमने क्या डाला? आयोडीन की ड्रॉप डाल दी। अगर इसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है, ब्लू ब्लैक या ब्लूइश ब्लैक, तो क्या मतलब हो जाएगा? इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। तो ये क्वेश्चन है लास्ट ईयर किसमें पूछा गया है? डी ग्रुप के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स गिव्स ब्लू ब्लैक कलर टू द आयोडीन? वो क्या हो जाएगा? स्टार्च। स्टार्च के ऊपर जब हम आयोडीन की ड्रॉप डालते हैं तो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है, जो दिखाता है कि स्टार्च प्रेजेंट है। मान लो किसी बच्चे को चावल खाने के लिए दे दिए और उसको बोला गया कि चावल सिर्फ चबाने हैं, चबाने के बाद ये वापस मुंह से बाहर गिरा देने हैं, उनको निगलना नहीं है। और फिर मुंह से निकाले हुए चावल को जब हम आयोडीन टेस्ट में यूज़ करेंगे तो क्या वो ब्लू ब्लैक कलर गेन करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि मुंह के अंदर स्लाइवरी अमाइलेज था जिसने स्टार्च को माल्टोज में तोड़ दिया था, मतलब स्टार्च उसने ग्रहण कर लिया था, तो वो इतना एफिशिएंट कलर नहीं देगा। माल्टोज फिर भी प्रेजेंट है,
सॉरी वो एब्जॉर्ब हो गया, तो आयोडीन टेस्ट वो नहीं दे पाएगा स्टार्च। तो ये दो टेस्ट थे, एक तो प्रोटीन के लिए, एक स्टार्च के लिए। फिर हम पढ़ते हैं फैट्स। फैट का ही दूसरा नाम लिपिड हो जाता है। फैट कहाँ स्टोर होते हैं? एडिपोज टिश्यू के अंदर, एडिपोज टिश्यू। जब हम उस तक पढ़ेंगे चैप्टर, उसमें देखेंगे एडिपोज टिश्यू। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है CDS के अंदर और दूसरे एग्जाम के अंदर। तो जो फैट का स्टोर होता है वो कहाँ होता है? एडिपोज टिश्यू के अंदर। जो सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन या फॉस्फोलिपिड। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। स्मॉल यूनिट ऑफ फैट, जब फैट छोटे यूनिट देना शुरू कर देता है तो वो कौन कौन सी बनी थी? तो वो कौन? फैटी एसिड, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो ये स्मॉल यूनिट थी जिसमें जो फैट टूटा था। अब देखो कैटलिस्ट, जैसे एंजाइम होते हैं बायो कैटलिस्ट, वैसे कैटलिस्ट किसी रिएक्शन के रेट को बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए, चेंज करने के लिए जो यूज़ होते हैं वो कहलाते हैं कैटलिस्ट। जो हाइड्रोजिनेशन ऑफ घी है, 10th क्लास का जो ये टॉपिक है, इसमें हम क्या करते हैं? वेजिटेबल घी बनाने का काम करते हैं, वेजिटेबल ऑयल बनाने का काम करते हैं। तो उसमें जो कैटलिस्ट यूज़ होता है वो कौन सा हो जाएगा? निकेल। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है डिफरेंट एग्जाम के अंदर। तो जो हाइड्रोजिनेशन ऑफ घी मतलब वेजिटेबल ऑयल बनाने के लिए जो कैटलिस्ट यूज़ होता है वो कौन सा होता है? निकेल। अब हम फैट्स के बारे में पढ़ रहे थे, सैचुरेटेड फैट एंड अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट कौन से होते हैं? जो सैचुरेटेड फैट होते हैं और जो अनसैचुरेटेड फैट होते हैं, सैचुरेटेड फैट में जो कार्बन और कार्बन है उनके बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, सिंगल बॉन्ड। जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है? सिंगल। और ये कैसे होते हैं? सॉलिड स्टेट। जो सैचुरेटेड फैट होते हैं उनके कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, ये सॉलिड स्टेट में होंगे। अनसैचुरेटेड फैट कार्बन और कार्बन के बीच या तो डबल बॉन्ड हो, कार्बन और कार्बन के बीच या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको क्या कह देते हैं? वो होते हैं अनसैचुरेटेड फैट। दूसरा, ये लिक्विड स्टेट के अंदर मिलेंगे। अब देखो डाइजेशन की बात आए, जो सैचुरेटेड फैट है इसमें तो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को तोड़ना बहुत इजी होता है एज कम्पेयर टू डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो ये इजीली डाइजेस्ट हो जाएंगे और इनको डाइजेस्ट करने के लिए टाइम लगता है। तो इसलिए हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट, राइट। एग्जाम्पल देख लेते हैं सैचुरेटेड फैट के, जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, एनिमल फैट, बटर, लार्ड। अनसैचुरेटेड फैट में ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि इनको इतना डीप पढ़ें, तो इसमें क्या हो जाएगा? कॉर्न ऑयल, सनफ्लावर ऑयल और ऑलिव ऑयल, एवोकाडो, पीनट्स, आलमंड ऑयल। ये किसके अंदर आते हैं? अनसैचुरेटेड के अंदर, जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। और जो इम्पोर्टेंट फैट होते हैं बॉडी के लिए वो कौन से हो जाएंगे? इम्पोर्टेंट फैट की बात करें वो हो जाएंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड और ओमेगा 6 फैटी एसिड। ये क्या थे? फैट्स। अब फैट के डाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं। डाइजेशन में सेम एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड। एसोसिएटेड ग्लैंड थे लीवर, पैनक्रियास। फैट, जो मिल्क था उसके अंदर जो घी प्रेजेंट होता है वो फैट है, और जो घी था जो रोटी के ऊपर लगाया था उसमें भी फैट है। तो फैट का डाइजेशन, सबसे पहले हमने खाना मुंह में लिया तो माउथ में फैट का डाइजेशन होता है? नहीं। ईसोफेगस के अंदर फैट का डाइजेशन होता है? या किसी ईसोफेगस के अंदर को तो ना फैट का डाइजेशन होता, ना प्रोटीन का डाइजेशन होता, ना कार्बोहाइड्रेट का। इसका काम है बस पास ऑन कर देना जो फूड आया।
फिर बात आती है स्टमक। स्टमक मतलब अमाशय। इसमें लिपेज प्रेजेंट होता है। जो लिपेज होता है वो फैट को किस में तोड़ देता है? फैटी एसिड के अंदर। किसको? फैट को। ये लिपेज क्या है? एंजाइम। तो फैट को तोड़ने के लिए स्टमक में लिपेज एंजाइम आया जिसने फैट को फैटी एसिड के अंदर तोड़ दिया। फैट का डाइजेशन स्टमक में होता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, छोटी आंत के अंदर भोजन चला गया, वहाँ क्या होगा? वहाँ सेम लिपेज एंजाइम होगा जो फैट को तोड़ देगा फैटी एसिड के अंदर। और एंजाइम कौन सा है? एंजाइम है लिपेज। तो इस तरीके से शरीर के अंदर फैट का डाइजेशन होता है। अब बात कर लेते हैं विटामिन्स की। कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन हम कर चुके हैं, उनका डाइजेशन कर चुके हैं। जब ये कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन छोटी से छोटी यूनिट के अंदर टूट जाएंगे, फिर उनका एब्जॉर्प्शन कहाँ हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसके भी 3 पार्ट हैं और लार्ज इंटेस्टाइन है उसके भी 3 पार्ट हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो टूट चुका है, जो कॉम्प्लेक्स या जटिल भोजन था जो छोटी यूनिट में टूट चुका है, वो एब्जॉर्प्शन या होना शुरू हो जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में विली नाम की कुछ फिंगर के जैसी संरचनाएं होती हैं जो क्या करती हैं, जो सबसे छोटी यूनिट जो टूट चुकी थी उनको एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करके इनको ब्लड में भेज देता है। इसलिए ग्लूकोज को क्या बोला गया था? ब्लड शुगर बोला गया था। अब जो ये एब्जॉर्ब्ड किया हुआ जो ग्लूकोज है उससे हमें एनर्जी मिलेगी। कैसे? जब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तब जाके एनर्जी मिलेगी। तब तक तो हम बस इस जटिल भोजन को छोटी छोटी यूनिट में तोड़ रहे हैं ताकि हमारा एनर्जी बनाते टाइम जो मेन प्रोडक्ट हो वो तैयार रहे। अब आती है विटामिन्स की बारी। विटामिन्स का क्या डाइजेशन होता है? विटामिन्स जैसे हमने डाइजेशन चीज़ें पढ़ी हैं, फैट का डाइजेशन पढ़ा अलग अलग जगह पे, प्रोटीन का पढ़ा, कार्ब्स का डाइजेशन पढ़ा, विटामिन का तो डाइजेशन ही नहीं पढ़ा। विटामिन का डाइजेशन नहीं होता, ये सिंपली फॉर्म में ही प्रेजेंट होती है और ईजिली एब्जॉर्ब हो जाती है बॉडी के थ्रू या बॉडी के अंदर ईजिली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इसलिए विटामिन का डाइजेशन नहीं होता। तो क्या एनर्जी भी नहीं देते। तो जो विटामिन होती हैं इनका काम एनर्जी प्रोवाइड करने का नहीं होता। विटामिन का काम होता है इम्यून सिस्टम बिल्ड करने का। विटामिन का काम क्या है? इम्यून सिस्टम बिल्ड। जब हमारे सिस्टम को इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो भले कितनी भी डाइट लेते रहो क्या फ़ायदा। तो जो विटामिन होते हैं वो इम्यून सिस्टम को बिल्ड करने का काम करते हैं। इनका डाइजेशन नहीं होता, ये डायरेक्टली अब्जॉर्ब होते हैं। विटामिन प्रिपेयर्ड इन बॉडी, वो विटामिन जो बॉडी के अंदर प्रिपेयर किया जाता है वो हो जाएगा विटामिन के। देखो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। वो विटामिन जो बॉडी के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है वो कौन बॉडी में प्रिपेयर होता है वो कौन सा हो जाएगा? विटामिन के। और वो विटामिन जो सिंथेसिस किया जाता है बॉडी के द्वारा वो हो जाएगा विटामिन डी। जो विटामिन के होता है, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ई कोइल बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है और ये ई कोइल बैक्टीरिया क्या करता है? विटामिन के को प्रिपेयर करता है। ये ई कोइल बैक्टीरिया हमने पॉस्चराइजेशन ऑफ मिल्क में भी पढ़ा था। फिर जो विटामिन सिंथेसाइज किया जाता है बॉडी के द्वारा, ये बॉडी में बनता है और ये सिंथेसाइज किया जाता है बॉडी के द्वारा, वो कौन सा हो जाएगा? विटामिन डी। जो विटामिन डी होता है, जैसे स्किन के ऊपर सनरेज आती हैं तो जो बॉडी सिंथेसाइज करना शुरू कर देती है वो कौन सा विटामिन होता है? वो होता है विटामिन डी। ये विटामिन रिलेटेड क्वेश्चन था या बेसिक। अब बात कर लेते हैं अलग अलग विटामिन की, उनके नाम, वो कहाँ किस में सोल्यूबल होते हैं, किस में नॉन सोल्यूबल होते हैं और उनकी कमी से क्या डिजीज हो जाते हैं। हमारे पास विटामिन प्रेजेंट होता है बीसी कीड़ा, ये एक ट्रिक होती है जो बहुत से लोग यूज़ करते हैं विटामिन को याद करने के लिए। तो जो ये बीसी होता है, विटामिन बी और विटामिन सी,
ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। ये क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल। इसका क्या मतलब है? ये विटामिन वाटर में सोल्यूबल होते हैं। इसी रीज़न से ये विटामिन हमारी बॉडी से लॉस्ट हो जाते हैं। कब? जब हमें स्वेट आता है, पसीना आता है, या दूसरे तरीके से यूरिन के थ्रू। तो जो विटामिन, और इन विटामिन को हमें बार बार लेना इसलिए ही पड़ता है क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल हैं। ये पसीने के थ्रू शरीर से निकल जाते हैं। और जो बचते सारे विटामिन है वो हो जाएंगे फैट सोल्यूबल, मतलब ये फैट के अंदर घुलनशील होंगे। विटामिन ए है, उसका नाम हो जाएगा रेटिनॉल। बोला जाता है कि गाजर खाओ, गाजर के अंदर विटामिन ए प्रेजेंट होता है जो आंखों के लिए अच्छा होता है। आंखों में क्या प्रेजेंट होता है? रेटिना, जो पर्दा होता है जिसके ऊपर इमेज बनती है, वो क्या होता है? रेटिना। तो रेटिना, रेटिनॉल। तो याद कर लेंगे विटामिन ए का नाम क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। विटामिन बी हो जाएगा थायामीन। विटामिन सी स्कोर्बिक एसिड। विटामिन डी कैल्सीफेरोल। कहते हैं दूध पिया करो, हड्डियां मजबूत होंगी, क्योंकि दूध में कैल्शियम प्रेजेंट है। तो वो क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरोल। इसका नाम उस तरीके से रिलेट कर लेंगे। और हड्डियां स्ट्रॉन्ग करनी है, अगर विटामिन डी की कम डेफिशिएंसी हो जाती है तो रिकेट हो जाता है। रिकेट का क्या मतलब होता है? फ्रजाइल बोन्स, जो हड्डियां होती हैं वो वीक हो जाती हैं, वो रिकेट्स कहलाता है। विटामिन ई हो जाएगा टोकोफेरोल। विटामिन ई का दूसरा नाम, या विटामिन ई को जनरली कह देते हैं ब्यूटी विटामिन। जो ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं उनमें जो प्रेजेंट होता है वो विटामिन ई होता है। विटामिन के का नाम हो जाएगा फाइलोक्विनिन। ठीक, ये तो इनके नाम हो जाएंगे। और ये बी और सी होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं। और जो बचते हैं सारे विटामिन ए, डी, ई और के, ये क्या हो जाते हैं? फैट सोल्यूबल हो जाते हैं। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी जिसको कह देते हैं, रात को देखना मतलब डिफिकल्ट हो जाता है। विटामिन बी की वजह से बेरी बेरी, विटामिन सी की वजह से स्कर्वी, विटामिन डी की वजह से रिकेट्स, ई की वजह से स्टर्लिटी। स्टर्लिटी का क्या मतलब होता है? बांझपन। बांझपन, चाहे वो पुरुषों में हो चाहे वो महिलाओं में हो, वो किसकी वजह से होता है? विटामिन ई की वजह से, कमी से, सॉरी। विटामिन के हेल्प किस में करता है? ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। तो विटामिन के की अगर कमी हो जाती है शरीर में तो हमारा जो खून है वो क्लॉट करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से अगर क्लॉट ही नहीं होगा तो जो ब्लड है वो फ्लो करता रहेगा। तो ये कौन से मेजर विटामिन थे? ए, बी, सी, डी, ई एंड के। क्वेश्चन इनके नाम से भी पूछे गए। विटामिन ए का क्या नाम है? मैच द फॉलोइंग में पूछ लेंगे, या किसकी कमी से कौन सी डिजीज हो जाती है, या कौन सा फैट सोल्यूबल है, या कौन सा वाटर सोल्यूबल है। विटामिन सी से एक और बात याद रखनी है। जो विटामिन सी होता है जिसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, ये किस में प्रेजेंट होता है? खट्टे फलों में। और जो ये विटामिन सी है इसको अगर हम हीट करने की कोशिश करेंगे, मान लिया मैंने एक पानी का ग्लास लिया और उसमें मैंने विटामिन सी डाल दिया और मैं इसको हीट करूँगी, तो जो ये विटामिन है, विटामिन सी, ये खराब हो जाएगा, या फिर विटामिन जो है वो विटामिन किसी काम का नहीं रहेगा। तो जो हीट की वजह से जो विटामिन लॉस्ट हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं? वो कौन सा विटामिन होता है? वो विटामिन सी होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात कर लेते हैं। जो विटामिन बी था जिसको हमने थायामीन कहलाया था, विटामिन बी जो था जिसको हमने थायामीन कहा था, जिसकी वजह से बेरी बेरी रोग हुआ था, उसी के अंदर बी के नाम से ही और विटामिन है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने हो जाएंगे? 8 विटामिन, जिसमें B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12। B2 का नाम हो जाएगा राइबोफ्लोविन। क्या कैसे याद रखेंगे? कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में बिट्टू जो है, बिट्टू शर्मा, वो क्या करता है? राई किसी बात को बड़ा बना देता है और उसको फन वे में ले आता है और दिल जीत लेता है। तो राइबोफ्लोविन, विन एंड राई, मतलब एक राई का पहाड़ बना देगा मजाकिया वे में,
और सबका दिल जीत लेता है। तो वो क्या कैसे याद रखेंगे? राइबोफ्लोविन। B3 नियासिन। ये चीज़ बड़ी फेमस है। जो 3 दोस्त होते हैं उनमें 2 दोस्त, जो एक बचता दोस्त है उसके बड़े मजे लेते हैं और नए नए सीन क्रिएट करते रहते हैं उसके साथ। तो B3 नियासिन याद करने की ट्रिक है। B5 5 को क्या कहते हैं? पेंट। जो पेंटागोनल मतलब जिसमें 5 साइड होती है उसको पेंटागोनल कहते हैं। तो जिसमें B5 हो जाएगा पेंटोथेनिक एसिड। B6 पायरामिडीन्स। जो पिरामिड का सा जो स्ट्रक्चर हो जाएगा उसको क्या कहते हैं? B6। तो पिरामिडीन्स B6। B7 को बायोटिन। B9 को फोलिक एसिड या मैलिक एसिड। B12 को साइनोकोबाल्मिन। जो B12 है इसमें कोबाल्ट प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से इसके अंदर कोबाल्ट आया है। और एल्ब्यूमिन प्रोटीन हमने कहाँ पढ़ा था? ब्लड के अंदर। एल्ब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, तो ये ब्लड के अंदर पढ़ा था, राइट। साइनोकोबाल्मिन, ये इनके नाम थे। अब इनकी डेफिशिएंसी से डिजीज जो होते हैं, जो B2 शर्मा इतना बोलता है कि उसकी जीभ पे ना छाले भी नहीं पड़ते इतना बोलने के बाद। तो ब्लिस्टर ऑन टंग या जो जीभ पे जो छाले आ जाते हैं वो किसकी कमी से आते हैं? B2 की कमी से। B3 की कमी से पेलेग्रा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। B5 की कमी से बॉल्डनेस। अब देखो B5 और B7 बाल्डनेस और वाइट हेयर हेड से ही रिलेटेड है। एक में गंजापन आ रहा है और एक में सफ़ेद बाल हो जा रहे हैं। तो कैसे याद करेंगे? 5 तो तेरे सारे बाल हैं और उसमें से 7 सफ़ेद हैं। अतिशोक्ति अलंकार, बढ़ा चढ़ा के कोई बात बोल दी। तो 5 तो तेरे बाल हैं, मतलब गंजा है तू, और B7 और उसमें से 7 कितने हैं? सफ़ेद। इस तरीके से याद रख लेंगे। B6 की वजह से क्या होता है? माइल्ड एनीमिया, आंखों से ब्लड की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी ब्लड के अंदर। जब हीमोग्लोबिन कम होने लगता है उसकी वजह से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। और एनीमिया आयरन की कमी से भी होता है, राइट। तो ये माइल्ड वाला एनीमिया है। जो एनीमिया होता है उसमें आयरन की कमी से एनीमिया होता है, और माइल्ड एनीमिया B6 की वजह से। B9 मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, जो ब्लड सेल है रप्चर हो जाता है, खराब हो जाता है, वो क्या हो जाता है? मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। B12 को हम बोलते हैं परनीशियस एनीमिया। अब आप देखेंगे जो B6 है, B9 है और B12 है, +3 ये तीनों एनीमिया से रिलेटेड है। पहले थोड़ा थोड़ा एनीमिया, फिर उसमें ब्लास्ट रप्चर हो जाएगा वो एनीमिया, और फिर परनीशियस एनीमिया। तो कैसे याद करेंगे? एनीमिया के लिए B6 है, B9 है और B12 है। तीन में क्या +3 का हुआ है। सबसे थोड़ा थोड़ा एनीमिया हुआ, फिर उसमें ब्लास्ट हो गया, फिर वो परनीशियस हो गया। और B5 और B7 से क्या? 5 तो तेरे बाल है, उसमें से 7 सफ़ेद, तो वो गंजेपन और सफ़ेद से। B3 3 दोस्त हैं, जो 2 दोस्त तीसरे के मजे लेते हैं, नया सीन क्रिएट करते रहते हैं, नियासिन, पेलेग्रा। B2 राइबोफ्लोविन, जो बिट्टू शर्मा है, राई का पहाड़ बना देता है, हंसाता है और दिल जीत लेता है, राइबोफ्लोविन। वो इतना बोलता है कि उसके जो टंग है उसके ऊपर छाले भी नहीं पड़ते, फिर भी बोलता है। तो क्या हो जाएगा? ब्लिस्टर ऑफ टंग। मिनरल्स हमने कार्ब्स पढ़ लिया, फैट पढ़ लिया, प्रोटीन पढ़ लिया। अब मिनरल्स की बात करते हैं। और क्या था? वाटर। ये चीज़ें क्या थी? ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का पार्ट थी जो हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं। मिनरल्स और वाटर, विटामिन रह गया, 1 मिनट। विटामिन ये क्या थे? माइक्रो कम न्यूट्रिएंट्स थे। और वाटर, ठीक, ये सब किसका पार्ट हो जाएंगे? न्यूट्रिएंट्स का पार्ट हो जाएंगे। उनमें मिनरल्स रहते हैं। मिनरल्स का क्या काम है? मेंटेन पीएच ऑफ द बॉडी। पीएच। विटामिन का क्या काम था? इम्यून सिस्टम को
बनाए रखना, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, वो विटामिन्स का काम था। और मिनरल्स का क्या काम है? पीएच जो है बॉडी का वो मेंटेन रखना। पीएच में एच क्या है? प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन आयन कितने प्रेजेंट है, वो क्या हो जाएगी? पीएच। पीएच स्केल सोरेनसन ने दिया था, पीएच स्केल के बारे में किसने बताया था? सोरेनसन। यहाँ पे 7 न्यूट्रल को शो करता है। न्यूट्रल का क्या मतलब है? या तो वो वाटर होगा या वो सोल्ट होगा। तो पीएच पे क्या रीडिंग देगा? वो 7। और इससे पहले 1 तक, इसके बाद 14 तक ये होते हैं एसिड। जो 7 से जितना दूर जाता जाएगा वो उतना एसिडिक होता चला जाएगा, जो 7 से जितना दूर राइट की तरफ जाता जाएगा वो उतना बेसिक होता जाएगा। जैसे HCl हाईली एसिडिक, और NaOH ये क्या हो जाएगा? बेसिक इन नेचर हो जाएगा। ये था पीएच। बॉडी के पीएच को मेंटेन करना भी ज़रूरी होता है। क्यों? पीएच नहीं मेंटेन करेंगे तो मिनरल्स हैं वो कम ज़्यादा हो जाएंगे, जिनकी वजह से और सारी जो चीज़ें हैं वो मिसबैलेंस हो जाएंगी। जैसे मान लिया ब्लड के अंदर अगर कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है, तो जो हड्डियाँ हैं उनका कैल्शियम कम होता चला जाएगा, और हड्डियों का कैल्शियम कम हुआ मतलब हड्डियाँ फर्जाइल, वीक होना शुरू होगी। और अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम कम हो गया मतलब वो सारा कैल्शियम कहाँ जा रहा है? हड्डियों के अंदर, और वो ज़्यादा एक्यूमुलेट होने लग गया तो क्या हो जाएंगे? एथराइटिस की दिक्कत होनी शुरू होगी, या वो जो कैल्शियम है वो पत्थरी का रूप ले लेते हैं, जैसे कैलकुली जिनको कहते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट जो पत्थरी होती है। तो इसलिए मिनरल्स क्या करते हैं? पीएच को मेंटेन करके रहते हैं बॉडी के अंदर। और ये मिनरल एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, हमें डाइट में इसलिए लेनी पड़ती है ताकि ये चीज़ों को बैलेंस करके रखें। एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। नॉन कार्बोनिक कंपाउंड होते हैं। नॉन कार्बोनिक का क्या मतलब होता है? जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है वो तो हो जाएंगे कार्बोनिक। कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन प्रेजेंट था, फैट में कार्बन था, प्रोटीन में कार्बन था, राइट। तो ये क्या हो जाएंगे? नॉन कार्बोनिक, इसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता। तो वो मिनरल्स क्या हो जाएंगे? कैल्शियम। कैल्शियम कहाँ का प्रेजेंट होता है? बोन्स के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है। आयोडीन, आयोडीन किसके लिए? अगर आयोडीन की कमी हो जाती है शरीर के अंदर तो क्या हो जाता है? गोइटर, जिसको घेंगा रोग कह देते हैं। फॉस्फोरस, पोटाशियम। पोटाशियम किसके लिए ज़रूरत? अगर हम हार्ट या कार्डिक अरेस्ट नहीं चाहते या हार्ट फेलियर नहीं चाहते हैं तो पोटाशियम को मेंटेन रखना ज़रूरी होता है बॉडी के अंदर। जिंक है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? सलाइवा के अंदर और इंसुलिन के अंदर। इंसुलिन किसके द्वारा क्रिएट होता है? पैनक्रियाज। कॉपर एंड मैग्नीशियम एंड आयरन। आयरन की कमी से कौन सा रोग हो गया था? एनीमिया, राइट। तो ये जो मिनरल्स होते हैं हम एज ए डाइट हमारे शरीर में ग्रहण करते हैं और खाते हैं।